पूर्ण और खास कंटेंट मिलेगा जो आपके लिए बनाया गया है सीखने जानने या मस्ती करने के लिए। हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। चवन, मैं हूं प्रतीक एंथनी। 15 साल पहले बेंगलुरु में एक सड़क पर कार में एक परिवार कहीं जा रहा था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक 5 साल का बच्चा भी था जो पीछे वाले सीट पर कूदफान कर रहा था। सारा माहौल खुशनुमा था। पति पत्नी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। तभी कार के आगे बैठी हुई औरत अपने बेटे की तरफ घूमते हुए कहती है, क्या कर रहे हो प्रतीक? आराम से बैठो, तुम्हें चोट लग जाएगी। वह छोटा सा लड़का प्रतीक एक क्यूट स्माइल देते हुए शांति से बैठ जाता है और जैसे ही उसकी माँ आगे देखती है एक बार फिर से वह कूदना शुरू कर देता है। उसकी माँ उसे देखते हुए कहती है, ये बदमाश पता नहीं कब सुधरेगा। गाड़ी चला रहा वह आदमी कहता है, शांत हो जाओ सपना, यह उम्र खेलने कूदने की है। सपना नाम की वह औरत कहती है, तुम भी ना नीरज, कार कोई खेलने कूदने की जगह है। नीरज नाम का वह आदमी जो गाड़ी चला रहा था वह कहता है, शांत हो जाओ सपना, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे, तब तक प्रतीक को मस्ती कर लेने दो। सपना कहती है, कभी कभार अपनी बीवी की भी साइड ले लिया करो, हमेशा अपने बेटे की साइड लेते रहते हो, तुमने ही इसे सर पर चढ़ाकर रखा है। डांटू तो स्माइल करने लगता है। नीरज कहता है, तुम स्माइल देखकर रुक जाती हो, हमारे बेटे की स्माइल काफ़ी अच्छी है ना, मुझे तो फिक्र होती है। सपना कहती है, कैसी फिक्र? नीरज कहता है, अक्सर लड़के लड़कियों की स्माइल देखकर प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन मुझे लगता है कि सालों बाद लड़कियां प्रतीक की स्माइल देखकर उसके प्यार में पागल हो जाएंगी। सपना नीरज को धीरे से मारते हुए कहती है, क्या कुछ भी सोचते रहते हो? नीरज कहता है, उसकी स्माइल भी तुम्हारे ही जैसी है, जैसे जवानी में हुआ करती थी। सपना नाराज होते हुए कहती है, जवानी से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अभी सिर्फ 34 की हूँ। नीरज कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक उसकी गाड़ी उछल जाती है क्योंकि बात करने के चक्कर में उसने ये ध्यान दिया ही नहीं था कि सामने ब्रेकर था। उसने 80 के स्पीड में सीधा ब्रेकर टपा दिया था। सपना कहती है, क्या कर रहे हो नीरज, सामने देखकर गाड़ी चलाओ, ब्रेकर पर ध्यान नहीं दिया तुमने, कोई दुर्घटना हो जाती तो। नीरज कहता है, सॉरी लेकिन अब मैं ध्यान दूंगा, जरा प्रतीक को देखो तो कुछ हुआ तो नहीं है उसे। सपना पीछे देखती है तो प्रतीक पहले से ही सीट बेल्ट में खुद को लपेटकर स्माइल दे रहा था। ये देखकर सपना कहती है, कुछ नहीं हुआ है नवाबजा, देखो खुद को सीट बेल्ट से लपेटकर स्माइल कर रहा है। नीरज हंसते हुए कहता है, अच्छा है। दोनों ने ये ध्यान नहीं दिया था लेकिन गाड़ी के उछलने की वजह से आगे के दोनों सीट के बीच में रखा हुआ एक छोटा सा बॉटल जिससे कुछ देर पहले ही सपना ने पानी पिया था वह उछलकर नीरज के पैरों के नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद उनके आगे चल रहे ट्रक जिसमें सिर्फ रॉड लदे हुए थे, अचानक रस्सियां टूट जाती हैं और उसमें लदा हुआ रॉड तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है। ये देखकर नीरज ब्रेक मारने की कोशिश करता है लेकिन वह बॉटल लुढ़कते हुए ब्रेक के नीचे जाकर अटक गई थी। सपना घबराते हुए कहती है, क्या कर रहे हो नीरज, जल्दी से ब्रेक मारो। नीरज इससे पहले कि कुछ कर पाता, सारे रॉड्स कार के कांच को छेदते हुए अंदर घुसकर आगे बैठे हुए सपना और नीरज के पूरे शरीर में घुस जाते हैं। कुछ ही देर में कई सारे रॉड्स उनके शरीर के उन सारे हिस्से में घुस गए थे जिसके बाद उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता था। नीरज के गर्दन में रॉड घुसने की वजह से मौके पर ही वह अपना दम तोड़ देता है जबकि सपना एक नज़र पीछे देखते देखती है तो पाती है कि प्रतीक बिल्कुल ठीक था। सारे रॉड्स पीछे के सीट के नीचे घुसे थे जिसकी वजह से प्रतीक बच गया था लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वह डर के मारे कांप रहा था। सपना तभी देखती है कि एक रॉड सीधा प्रतीक की तरफ बढ़ रहा था। सपना काफ़ी कोशिश के बाद उसके सामने आ जाती है और वह रॉड सपना के सर में घुस जाता है और प्रतीक तक पहुंच नहीं पाता है। रॉड सर में घुसने से पहले सपना ने प्रतीक को देखते हुए आखिरी कुछ शब्द कहे थे, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। इतना कहते ही रॉड सर में घुसकर सपना की जान ले लेती हैं। वहां मौजूद लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो उन्होंने ट्रक को रोक लिया था जिसकी वजह से और रॉड्स गिरने बंद हो गए थे। क्या हुआ है ये देखकर ड्राइवर भाग गया था। अभी का वक्त, अबे उठ जा प्रतीक, उठेगा कि पानी डालूं? यह आवाज़ एक कमरे में गूंज रही थी। तभी सोया हुआ आदमी चिल्लाते हुए उठता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। उस सोए हुए आदमी को चिल्लाते हुए देखकर उसे उठाने वाला इंसान डर से थोड़ा पीछे हट गया था। प्रतीक को जब पता चलता है कि उसने बस सपना देखा है तो वह अपना सर पकड़ते हुए कहता है, हर दिन मुझे मॉम डैड के मौत का मंजर दिखता है, अब तो सोचता हूँ कि सोना ही बंद कर दूँ। प्रतीक को उठाने वाला इंसान कहता है, अरे यार, हम सब यहाँ तुम्हारा परिवार हैं, फिर भी तुम हर बार ऐसे उठकर मुझे डरा देते हो। प्रतीक कहता है, सॉरी सात्विक, क्या करूं हर बार हो जाता है। सात्विक कहता है, ठीक है यार, अब फ्रेश हो जा, फादर तुम्हें याद कर रहे हैं। प्रतीक कहता है, फादर मुझे क्यों याद कर रहे हैं? सात्विक कहता है, अरे यार, एक्सप्लेनेशन तो वही देंगे ना, मुझे तो बस तुम्हें उठाने के लिए भेजा है। प्रतीक कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
सात्विक वहां से चला जाता है और कबीर उठकर अपने आप को आईने में देखने लगता है। मैं हूं प्रतीक एंथनी। मॉम डैड के मरने के बाद मुझे मेरे बाकी के रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया। किसी ने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी। उनका कहना था कि वे मेरा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। एक ने मुझे जगह दी जो मेरा एक मामा था और कुछ महीने तक रखा। फिर मुझे यहाँ छोड़ दिया क्योंकि तब तक मामला शांत हो चुका था। उसने मुझे तब तक अपना नौकर बनाकर रखा था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये लोग वही थे जो जब भी मुझसे मिलने आते थे तो कहते थे कि कोई भी दिक्कत हो तो बस एक कॉल कर लेना। अब लगता है कि बस कहने के लिए ही कहते थे। यह अनाथ आश्रम एक चर्च के अंदर आता है, इसलिए जिंदगी उतनी बेकार नहीं बीती जितनी बाकी के अनाथ आश्रम में लोगों की बीतती हैं। हमें हर चीज़ें दी गई और खासकर पढ़ने का पूरा मौका दिया गया। आज इसी के वजह से मुझे डॉक्टर बनने का मौका मिलने वाला है। चर्च के फादर डेविड जो इस अनाथ आश्रम को चलाते हैं, उनकी ही वजह से ये सब हो पाया है। मेरे माँ बाप से ज़्यादा एहसान किए हैं उन्होंने। जान देकर भी वे एहसान चुकाए नहीं जा सकते हैं। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि अब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला हूँ। मेरा इकलौता सोच है कि मैं अपने जैसे लोगों की पूरी मदद करूँगा। सात्विक मेरा रूममेट 7 साल पहले आया। मैं आज तक अपने परिवार के मौत से उबर नहीं पाया, लेकिन वह अपने परिवार के अलगाव से उबर गया। मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे शायद बुरा नहीं लगता, लेकिन उसके माँ बाप का डाइवोर्स हो गया और दोनों ने उसे रखने से मना कर दिया और यहाँ छोड़ गए। दिखाता नहीं है लेकिन अंदर से काफ़ी टूटा हुआ है। प्रतीक आईने में खुद को देख ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आती है, आईने में गर्लफ्रेंड दिख रही है क्या? एक काम करो, घुस जाओ अंदर। प्रतीक पीछे देखता है तो सात्विक दरवाजे पर टेक लगाए हुए खड़ा था। प्रतीक कहता है, अरे नहीं, बस खुद को देख रहा था और बीती बातें याद कर रहा था। सात्विक कहता है, अभी तू बाहर जाएगा तो फादर लेक्चर देंगे। देखो प्रतीक बेटा, पास्ट में जीने की वजह से फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, इसलिए अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो। फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। प्रतीक उसके गर्दन को दबोचते हुए कहता है, एक बार और फादर की नकल उतारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉड है वह मेरे लिए। सात्विक कहता है, हाँ हाँ भाई ठीक है, जाने दे मुझे। तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही हैं, जाकर नहाओ। प्रतीक उसे छोड़ देता है और सात्विक वहां से चला जाता है। प्रतीक फ्रेश होकर चर्च पहुंचता है जहां सात्विक 4-5 बैग के साथ खड़ा था। प्रतीक कहता है, क्या है ये? तुम्हारे अकेले का 5 बैग? अरे हम इसे लेकर कैसे जाएंगे? सात्विक कहता है, अरे प्रतीक, ये हम दोनों का बैग है। और ये देखो ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन वाला। पूरे 15 घंटे का सफ़र है, उसके बाद हम सपनों की नगरी मुंबई में। वहाँ हमारी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी। प्रतीक कहता है, अबे तू इतना ज़्यादा एक्साइट क्यों हो रहा है? इससे पहले कि सात्विक कुछ कह पाता फादर वहाँ आते हैं और कहते हैं, क्या बातचीत चल रही है? सात्विक कहता है, कुछ नहीं फादर, हम अपना फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे। प्रतीक कहता है, बिल्कुल नहीं फादर, ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइट होता जा रहा है, लग रहा है पीटेगा मुझसे। फादर कहते हैं, बिल्कुल नहीं प्रतीक, तुम चर्च में खड़े हो, यहाँ वायलेंस के बारे में नहीं। प्रतीक कहता है, सॉरी फादर, लेकिन इसकी हरकतें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद के ऊपर काबू रखूंगा। सात्विक प्रतीक को 3 बैग पकड़ाते हुए कहता है, तुम चलो इसे लेकर मैं बाकी के 2 लेकर आता हूँ। प्रतीक कहता है, हम जल्द मिलेंगे फादर। फादर कहते हैं, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, तुमसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। प्रतीक कहता है, मैं सारे उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। ये कहते हुए प्रतीक वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाहर जाने के बाद फादर सात्विक से कहते हैं, सात्विक प्रतीक पर काबू रखना। उसे बाहरी दुनिया की बुराइयों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, उसके लिए वहाँ खतरा हो सकता है। सात्विक अब तक लापरवाह नजर आ रहा था, वह सीरियस होते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए फादर, आपने उसे जो कुछ भी सिखाया है उसके बाद तो वह दूसरों के लिए खतरा है। फादर कहते हैं, तुमसे सही कहा सात्विक, प्रतीक को मैंने वह भी सिखाया है जो नहीं चाहिए था, तुम बस उसे काबू में रखना। सात्विक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है फादर, चलता हूँ मैं, वरना इस टिकट के आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सात्विक एक स्माइल देते हुए वहां से निकल जाता है और फादर कहते हैं, जिंदगी की यह शुरुआत अच्छी हो, यहीं पे है गॉड से मेरी, बस अपने रास्ते से भटकना मत मेरे बच्चे। इधर सात्विक के बाहर आते ही प्रतीक कहता है, क्या कर रहे थे अंदर? फादर ने कुछ कहा क्या? सात्विक प्रतीक के गले में हाथ डालते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस कुछ ज्ञान दे रहे थे। सात्विक के इस हरकत से प्रतीक गिरते गिरते बचा था। सात्विक कहता है, ये क्या यार, तुम तो अभी से लड़खड़ाने लगे हो। प्रतीक एक बैग सात्विक को पकड़ाते हुए कहता है, तुम 3 बैग पकड़ो। प्रतीक उसे सामने खड़ी गाड़ी में फेंकते हुए कहता है, यहीं तक लाना था यार। प्रतीक कहता है, ये गाड़ी सीधा ट्रेन में तो नहीं घुस जाएगा, रेलवे स्टेशन पर तुम 3 उठाकर ले जाओगे। सात्विक कहता है, ठीक है भाई, पहले तू चल तो सही। सात्विक और प्रतीक दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। टू बी कंटिन्यूड। चट्टू ट्रेन में लुटेरे।
रेलवे स्टेशन में घुसते ही उन्हें पता चलता है कि जिस ट्रेन से उन्हें निकलना था वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। सात्विक चिल्लाते हुए कहता है, अबे प्रतीक जल्दी भाग वरना ट्रेन निकल जाएगी और हम यहीं रह जाएंगे। प्रतीक कहता है, बात ऐसी है कि चलती ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहिए, जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। सात्विक दौड़ते हुए कहता है, भाई अभी ट्रेन बहुत धीरे हैं, आराम से चढ़ जाएंगे। सात्विक प्रतीक के साथ दौड़ते हुए ट्रेन के एक बोगी में चढ़ जाता है। सात्विक एक एक करके सारे बैग लेकर अंदर रखता है और फिर प्रतीक को भी ऊपर खींच लेता है। प्रतीक ऊपर आते ही कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था यार, अगर कुछ हो जाता तो समझ रहे हो ना क्या होता। सात्विक कहता है, अरे यार, फादर कहते हैं ना बीते वक्त को याद नहीं करते, अब बैग उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ, हमारा सीट 3 बोगी आगे हैं, इसलिए आराम से बैग उठा कर लाओ और 3 तुम उठाओगे। प्रतीक ऐसा ही करता है और सात्विक के पीछे पीछे जाने लगता है। सात्विक आगे बढ़ते हुए सबको कहता रहता है, हटिए अंकल जी, थोड़ा साइड होइए, माता जी आगे जाने दीजिए। ऐसा करते हुए 10 मिनट में दोनों अपने सीट में पहुंच जाते हैं। सात्विक सीट को देखते हुए मन ही मन सोचता है, अगर इसे नीचे बैठने दिया तो पक्का गड़बड़ हो जाएगी, इसे ऊपर वाली सीट पर भेजना सबसे अच्छा रहेगा। सात्विक कहता है, प्रतीक मेरे भाई, तुम्हारा सीट है ऊपर और मेरा नीचे, अब अपना सीट पकड़ सकते हो। प्रतीक कहता है, अभी ऊपर जाने का मन नहीं है, जब नींद आएगी तब जाऊंगा, तब तक यहीं नीचे रहूंगा मैं। सात्विक कहता है, ठीक है जैसा तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे फील्ड में टांग मत अड़ाना। सारे बैग्स को जगह पकड़ाने के बाद सीट पर बैठकर सात्विक बेवजह स्माइल कर रहा था। उसे देखकर प्रतीक कहता है, तुम लार क्यों टपका रहे हो और बेवजह क्यों हंस रहे हो। सात्विक सामने वाले सीट के ऊपर इशारा करते हुए कहता है, देखो सामने वाली सीट खाली है, अगर इस पर एक आध खूबसूरत लड़की आ गई तो तुम समझ रहे हो ना पूरी जर्नी कमाल की बीतेगी। प्रतीक सात्विक के सर पर मारते हुए कहता है, अब एथर की कहीं के, सुधरेगा नहीं तू। सात्विक कहता है, अरे मेरे भाई तुम समझते नहीं हो, खूबसूरत लड़कियां खूबसूरत इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे जैसे चार्मिंग बंदे उनके खूबसूरती को एडमायर करते हैं। प्रतीक कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, कोई भी तुम्हारे आंखों में हवस देख सकता है, बड़ा एडमायर करोगे, पेंसिव फेस पेंसिव फेस। सात्विक कहता है, अबे ऐसा मुंह मत बनाओ, तुम्हारे जैसा इंसान खूबसूरती को क्या समझेगा। सात्विक अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक काला और मोटा सा आदमी आकर सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर सात्विक के होश उड़ गए थे। प्रतीक ये देखकर हंसते हुए सात्विक के कान में कहता है, सच कहा था यार, सामने तो खूबसूरती का चाम आया है। सात्विक प्रतीक के मुंह को धक्का देते हुए दूर करता है और उस काले और मोटे आदमी से कहता है, अंकल जी आपका सीट पक्का यहीं है, कुछ गलती तो नहीं हुई है ना। वह आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं बच्चे, ये सीट मेरा ही है। सात्विक कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरी एक दोस्त का सीट है ये। ऐसा कह रही थी वह, लेकिन आप आ गए, एक बार अपना टिकट चेक करेंगे क्या। वह मोटा आदमी कहता है, अच्छा ठीक है एक बार चेक करता हूं मैं। ये कहते हुए वह मोटा आदमी चेक करता और कहता है, A3/23 यानी कि यह। सात्विक हंसते हुए कहता है, अंकल जी आप जहां आकर बैठे हैं ना वह 2/3 हैं, इसका मतलब है कि आप पहुंच गए हैं गलत डब्बे में, आपका डब्बा पीछे है। ये सुनते ही काला आदमी गौर से अपना टिकट देखता है और फिर आसपास के लोगों से पूछता है। फिर तभी एक परिवार यहाँ आता है और उस मोटे आदमी से कहता है, ये हमारी सीट है। काला आदमी सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। सात्विक उस परिवार में लड़की ढूंढ रहा था और उसे मिलती भी है सिर्फ 10 साल की बच्ची। सात्विक बिल्कुल रोने जैसा हो गया था। प्रतीक उसे सांत्वना देते हुए कहता है, कोई नहीं भाई, होता है ऐसा। सात्विक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, कोई नहीं यार, कॉलेज में तो लड़कियां ही लड़कियां होगी, सारी खूबसूरत लड़कियां बनती हैं डॉक्टर, यहाँ से जाने के बाद मैं सबसे पहले मुझे एक गर्लफ्रेंड बनाना है, बहुत ही खूबसूरत लड़की को। सात्विक की एक कमजोरी थी, वह खूबसूरत लड़कियों को देखते ही सब कुछ भूल जाता था और आइसक्रीम की तरह पिघल जाता था। प्रतीक कहता है, ऐसा अभी मत करना यार, इससे तुम्हें दिक्कत हो सकती है, मैंने सुना है कि लड़कियों के चक्कर में मर्डर वगैरह भी हो जाता है। सात्विक कहता है, अरे सुनी सुनाई हुई बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, असलियत में ऐसा न के बराबर होता है, मैं तो भाई ऐसा ही करूँगा। प्रतीक कहता है, कोई नहीं, एक दिन तुम जरूर किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, फिर मुझे मत कहना, मैंने चेतावनी नहीं दी थी। सात्विक कहता है, एक काम करो, तुम चलो ऊपर, मेरा टांग फैलाने का दिल है। प्रतीक ऊपर चला जाता है और यह सोचने लगता है कि उसका फ्यूचर कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। प्रतीक खुश था कि वह डॉक्टर बनकर अपने जैसों की मदद करना चाहता था। प्रतीक अभी लेटा ही था कि अचानक हल्ला होने लगता है कि ट्रेन में लुटेरे घुस आए हैं। ये सुनते ही प्रतीक की नींद उड़ गई थी और वह नीचे आ गया था। सात्विक उसे पकड़कर बिठाते हुए कहता है, क्या कर रहे हो अबे। प्रतीक कहता है, लुटेरे आ गए हैं यार। सात्विक कहता है, तुम बस यहीं रहो, यहाँ से हिलना मत, तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है।
प्रतीक कहता है ये गलत है। सात्विक कहता है इस दुनिया में ऐसा ही होता है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस उनके हिसाब से चलना है उनके जाने तक। तभी दो लोग वहां अपना गन लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं जो कुछ भी है उसे जल्दी निकाल। सात्विक कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ पैसों के। उनमें से एक कहता है जल्दी निकाल, अगर जिंदा रहना है तो। पहले ही मैं 10 लोगों को टपका चुका हूं, तू 11वां होगा। सात्विक सारे पैसे देते हुए कहता है हमारे पास बस इतने ही हैं। पैसे लेते हुए वह कहता है चल अब फ़ोन निकाल। सात्विक कहता है देखो हमारे पास अभी फ़ोन नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम फ़ोन खरीद सके, कसम खाकर कह रहा हूँ। वह लुटेरा अपना गन सीधा सात्विक के मुंह में घुसाते हुए कहता है अबे ज़्यादा 3-5 मत कर और जल्दी जल्दी निकाल। सात्विक कुछ करने ही वाला होता है कि उस लुटेरे की नज़र सीधा पड़ती है प्रतीक के ऊपर, जो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी ही खा जाएगा। वह अपनी गन प्रतीक के ऊपर तानते हुए चिल्लाते हुए कहता है क्या कर रहा है अबे, आंख क्यों दिखा रहा है, आंख नीची कर वरना ठोक दूंगा। सात्विक कहता है अरे भाई ये ऐसा ही है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, आप ये लो मेरा फ़ोन। वह कहता है अबे साले अपनी आंख नीचे कर वरना मैं ख़त्म कर दूंगा तुझे। सात्विक कहता है प्लीज़ भाई आंखें नीचे कर ले वरना ये हम दोनों को मार देंगे। प्रतीक ऐसा ही करता है और वह लुटेरा सात्विक का फ़ोन और उनके सामने बैठे हुए परिवार के भी सारे कुछ लूटकर वहां से निकल जाते हैं। प्रतीक वहां से जाने ही वाला होता है कि सात्विक कहता है कहाँ जा रहे हो, देखो लुटेरे अभी उतरे नहीं हैं ट्रेन के ऊपर से। प्रतीक अपनी छोटी उंगली दिखाते हुए कहता है बहुत जोर से आ रही हैं, जाऊं या फिर यहीं कर दूं। सात्विक कहता है जरूरत नहीं है यहाँ करने की, जाओ अब लेकिन कुछ मत करना, मैं चाहता हूं कि तुम शांत रहो प्लीज़। प्रतीक कहता है ये कितने बुरे लोग हैं, दूसरों की चीज़ें लुटते हैं, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है, मेरा बस चले तो मैं इन्हें जान से मार दूं। सात्विक कहता है देख भाई ज्ञान मत दो, जाओ और हल्का होकर आओ। प्रतीक जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो दोनों लुटेरे उसके सामने ही खड़े थे। उनमें से जो एक था वह कहता है यही साला था जो मुझे आंखें दिखा रहा था, अकेले में मिला है, साले को औकात दिखाते हैं। दूसरा कहता है अच्छा यही साला था क्या। दूसरा प्रतीक से कहता है चल अपने कपड़े उतार कर नंगे हो जा और जाकर अपने सीट पर बैठ, अगर कपड़ा पहना तो जान से मार डालूंगा, चल अब कपड़े उतार। टू बी कंटिन्यूड। चथरी बहुत अच्छा काम किया। जैसे ही एक लुटेरा प्रतीक को गन दिखाकर नंगा करने की कोशिश करता है तो प्रतीक उसे कहता है देखिए यह आप गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये सुनकर एक लुटेरा प्रतीक के मुंह के पास अपना गन ले जाते हुए कहता है अबे तू अब हमें सिखाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है, जल्दी नंगा हो वरना गोली मुंह में मारूंगा और निकलेगी पीछे के छेद से। ये सुनते ही प्रतीक कहता है सच में तुम बहुत बुरे हो। इससे पहले कि प्रतीक के इस सवाल का कोई जवाब दे पाता, एक चिल्लाते हुए आता है और कहता है हमें जल्दी से भागना पड़ेगा, पुलिस आ चुकी है, हम पकड़े गए तो जान से जाएंगे, 25 लोगों का खून कर चुके हैं हम। वह प्रतीक की तरफ देखते हुए कहता है तुम बच गए हो लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुझे नंगा करके दौड़ाऊंगा हर तरफ। एक एक करके सारे लुटेरे चलते ट्रेन से ही कूदने लगते हैं। वे सब चलते ट्रेन से ऐसे कूद रहे थे जैसे रोज ये लोग ऐसे ही करतबे दिखाते रहते थे। प्रतीक ये देखकर शौक था लेकिन तभी उसे सात्विक के फ़ोन के बारे में याद आता है जो एक लुटेरा अपने पास लेकर जाने वाला था। जब सारे कूद जाते हैं और एक अपना गन बगल में रखकर सारे लूटे हुए सामान को फेंकता जा रहा था और बाहर उसके साथी पकड़ते जा रहे थे। प्रतीक जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है देखिए आप मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन दे दीजिए, हमारे लिए वह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वह लुटेरा अपना गन उठाकर प्रतीक की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है भाग इधर से वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा यहीं। प्रतीक उसके गन के ऊपर एक लात मारता है और उसका गन सीधा ट्रेन से बाहर चला जाता है। वह प्रतीक को मारने की कोशिश करता है लेकिन प्रतीक उसके हाथ को ऐसे पकड़ लेता है जैसे वह कोई बच्चा है। प्रतीक कहता है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस मेरे दोस्त के फ़ोन को दे दो, मैं चला जाऊंगा। वह लुटेरा चिल्लाते हुए कहता है छोड़ मेरा हाथ, पुलिस आ रही है, जाने से मुझे वरना पकड़ा जाऊंगा। प्रतीक कहता है क्या बात है, अच्छा किया बता दिया, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, पुलिस तुम्हें लेकर जाएगी और तुम्हारे किए गए कर्मों की सजा देगी तुम्हें। इधर सात्विक प्रतीक के अभी तक वापस नहीं आने की वजह से परेशान हो रहा था। वह जल्दी से उठकर बाहर की तरफ आता है तो देखता है कि प्रतीक एक लुटेरे को पकड़ा हुआ था और उसके हाथ को पकड़कर उसके पीठ के पीछे दबाता जा रहा था। वह लुटेरा दर्द से अपने हाथ पैर मार रहा था लेकिन प्रतीक से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। सात्विक प्रतीक को ऐसे देखते हुए कहता है अरे यार इसे थोड़े देर के लिए क्या छोड़ा, इसने तो कांड कर दिया। प्रतीक सात्विक को देखते हुए कहता है अरे सात्विक इसके बाकी साथी पैसे तो ले गए लेकिन तुम्हारा फ़ोन इसी के बैग में है, ले लो। सात्विक अपना फ़ोन निकालता है और प्रतीक से कहता है फ़ोन मिल गया ब्रो, अब इसे जाने दो। प्रतीक कहता है नहीं सात्विक, अभी पुलिस आएगी और इसे लेकर जाएगी, इसने कई लोगों को मारा है।
इसे इसकी सजा दी जाएगी। कितना दर्द हुआ होगा जिन्हें इन लोगों ने मारा होगा। सात्विक कुछ कहने ही वाला होता है कि पुलिस के लोग वहां आ जाते हैं और एक कहता है, कहाँ हैं लुटेरे? प्रतीक कहता है, ये रहा, मैंने इसे पकड़ लिया है। बाकी तो भाग गए लेकिन यह मेरे पकड़ में आ गया। ये भी उन लोगों में से एक है जिन्होंने ट्रेन को लुटा है। पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और वह लुटेरा प्रतीक की तरफ देखते हुए कहता है, ये तूने सही नहीं किया है। एक बार बाहर आने दे, उसके बाद तुझे पाताल से भी निकालकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कांस्टेबल से कहता है, लेकर चलो उसे, अच्छी खातिरदारी होगी इसकी। इंस्पेक्टर प्रतीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। प्रतीक को ये सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। वह स्माइल करते हुए कहता है, ये तो करना ही था, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इंस्पेक्टर प्रतीक को नज़रअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। प्रतीक सोच में पड़ जाता है कि इंस्पेक्टर ने उसे नज़रअंदाज क्यों किया। सात्विक प्रतीक को खींच कर ले जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, कुछ भी मत करना, लेकिन तुम तो हीरो बनना चाहते हो। प्रतीक कहता है, इसमें हीरो बनने जैसा क्या हुए, ये हमारा फर्ज है सात्विक, इस समाज के काम आना चाहिए। सात्विक हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज़ प्रतीक ज्ञान मत दे और ये बताओ कि तुमने उसे पकड़ा क्यों था। प्रतीक कहता है, जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो वह मुझे बंदूक के नोक पर नंगा होने के लिए कह रहा था। तभी पुलिस आ गई, बाकी सब भाग गए। उसे पकड़कर मैंने उससे तुम्हारा फ़ोन मांगा तो वह मुझे धमकाने लगा, इसलिए मैं उसे पकड़कर फ़ोन निकालने वाला था, लेकिन तभी तुम आ गए, फिर पुलिस आ गई। सात्विक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, अब दोबारा ऐसा कुछ मत करना। अगर उन लुटेरों को पता चल जाता कि हम कहाँ जा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाती। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? प्रतीक कहता है, मैं क्यों बताऊंगा उन्हें। सात्विक कहता है, अच्छा क्या नहीं बताया, वैसे भी आगे दर्जनों स्टेशन है तो वे लोग कभी भी पता नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ जाएंगे। प्रतीक कहता है, अगर पता भी चल गया तो क्या, हम पुलिस से मदद ले लेंगे। सात्विक प्रतीक से कहता है, तू बहुत भोला है मेरे भाई, पुलिस कैसी होती है तुम्हें पता भी है, जब तुम उनके बारे में जानोगे न तो ऐसी बात दोबारा बिल्कुल नहीं करोगे। यहाँ जो हुआ किसी को भी बताना मत, फादर को भी नहीं। प्रतीक कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता। सात्विक कहता है, मेरी कसम मत बताना, बताया तो हमारी दोस्ती खत्म। प्रतीक कहता है, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। सात्विक कहता है, हाँ इसीलिए तो झूठ बोलना जरूरी है। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है कि झूठ बोलना पड़ेगा। सात्विक कहता है, देख प्रतीक, अगर किसी पेशेंट को कोई घातक बीमारी आया जैसे कैंसर, हार्ट फेलियर, लंग्स और किडनी फेलियर, तो अगर तुम सीधा पेशेंट के मुंह पर सच बोल दोगे तो बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा और वह वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें झूठ बोलना चाहिए वहाँ की, हाँ आप बिल्कुल सही हैं। उसके बाद उनके परिवार वालों को साइड में ले जाकर सच बताना चाहिए। प्रतीक को सात्विक की बात सही लगती है और वह थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो। सात्विक कहता है, मैं हमेशा सही ही होता हूँ, तुम और फादर हमेशा मुझे गलत समझ लेते हैं। 20 घंटे के बाद आखिरकार दोनों मुंबई पहुंच ही गए थे। वहां उतरने के बाद सात्विक अंगड़ाई लेते हुए कहता है, देखो प्रतीक, हम पहुंच गए हैं सपनों की नगरी में। प्रतीक कहता है, वैसे ये शहर काफ़ी अच्छा है, पहली बार मैं हमारे शहर से बाहर आया हूँ। सात्विक कहता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो अभी यह बोलना चाहिए कि मैं पहली बार अनाथ आश्रम से बाहर आया हूँ। ये कहकर सात्विक हंसने लगता है। प्रतीक कहता है, ये हमारा कॉलेज है किधर? सात्विक फ़ोन देखते हुए कहता है, यहाँ से 40 किलोमीटर, इसलिए हम टैक्सी लेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे भी अभी हो रही है सुबह, ट्रैफिक नहीं मिली तो 1-2 घंटे में वहाँ। प्रतीक कहता है, अगर ट्रैफिक मिली तो? सात्विक कहता है, दोपहर तक या फिर शाम तक। प्रतीक कहता है, मजाक कर रहे हो क्या? सात्विक कहता है, अरे भाई तुम यहाँ के ट्रैफिक को नहीं जानते हो, लगती हैं तो नानी याद दिला देती हैं। सात्विक प्रतीक को 3 बैग पकड़ाता है और अपने पीछे आने के लिए कहता है। दोनों टैक्सी पकड़ के अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहां गेट पर उतरते हुए सात्विक जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हम पहुंच गए। प्रतीक कहता है, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। सात्विक कहता है, लोग जाए भाड़ में, मुझे तो बस खूबसूरत और हॉट लड़कियों से मतलब है। खूबसूरत लड़कियों तैयार हो जाओ, तुम्हारे सपने का राजकुमार आ गया है। हद से ज़्यादा एक्साइट होते हुए सात्विक अंदर की तरफ जाने लगता है तो प्रतीक पीछे से कहता है, सामान लेकर कौन जाएगा? सात्विक किसी डिप्रेस जैसा लुक देते हुए कहता है, अगर मैं सामान लेकर चलूंगा तो लड़कियां मुझे कुली समझ लेगी और भाव नहीं देगी। टू बी कंटिन्यूड। चफोर कॉलेज में प्रतीक की एंट्री। सात्विक की बात सुनकर प्रतीक कहता है, अगर लेकर नहीं जाओगे तो मैं यहीं छोड़ दूंगा। सात्विक बैग लेते हुए कहता है, अबे किसी काम तो आ जाओ। प्रतीक कहता है, अगर ऐसा होता तो मैं लोगों को तुम्हारा कुली लगता, अब चलो आराम से। प्रतीक आसपास का माहौल देखते हुए कहता है, एक बात बताओ सात्विक,
ये कॉलेज, मेरा मतलब ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट हैं। सात्विक कहता है, नहीं यार, ये सेमी गवर्नमेंट हैं, आधा सरकार का और आधा पता नहीं किसका है। प्रतीक कहता है, हमें किसी गवर्नमेंट कॉलेज का चॉइस देना चाहिए था। ये तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए था। सात्विक हंसते हुए कहता है, तुमने हम दोनों की रैंक देखी थी क्या? 5 डिजिट में थी और लगभग लास्ट में। शुक्र मनाओ इस कॉलेज के लो कट ऑफ था तो हमें MBBS मिला है यहाँ। प्रतीक कहता है, मैंने तुम्हें अपना भी चॉइस भरने देकर गलती की। मुझे खुद ही अपना चॉइस भरना चाहिए था। सात्विक कहता है, अब जो बीत गया वह बीत गया। यह नया कॉलेज है, हम तीसरे बैच होंगे, यहाँ से हम दोनों जब निकलेंगे तो अपना छाप छोड़ के जाएंगे। प्रतीक कहता है, अच्छा तो ऐसा है। मुझे लगता है कि यहाँ हमें घूर कर देखने वाले लोग कहीं हमारे ऊपर ही छाप न छोड़ दे। सात्विक कहता है, डर मत मेरे भाई, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मेरी बात मानना और बेमतलब का समाज कल्याण मत करने लग जाना। सात्विक सीधा एक काउंटर पर जाता है और हॉस्टल के लिए कहने लगता है। वहां बैठा आदमी उसे फॉर्म देता है और कहता है, इसे भरकर जमा करो, तब अलॉट होगा हॉस्टल। सात्विक एक फॉर्म प्रतीक को देता है और दूसरा भी से ही दे देता है और कहता है, मैं सामान का ख्याल रखता हूँ, तुम्हें फॉर्म भरने का शौक था तो अब भरना शुरू कर दो। प्रतीक कुछ भी नहीं कहता है और फॉर्म भर देता है, जिसे लेकर सात्विक पहुंच जाता है काउंटर पर और कहता है, हमें साथ में रूम अलॉट कीजिएगा। काउंटर वाला कहता है, मुझे इस प्रतीक एंथनी से मिलना है। कहाँ है वह? सात्विक कहता है, वह सामान की हिफाजत कर रहा है, आपको वहाँ दिखाई दे रहा है न वहीं है। काउंटर वाला गुस्से से सात्विक को देखते हुए कहता है, उसे बुलाओगे या नहीं? सात्विक एक स्माइल देते हुए कहता है, मैं अभी बुलाता हूँ। आप कहें और मैं न करूँ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सात्विक प्रतीक को इशारे से बुलाता है और उसका गर्दन पकड़कर आगे की तरफ करते हुए कहता है, ये रहा आपका और मेरा प्रतीक एंथनी, अब जल्दी रूम अलॉट कीजिए। काउंटर वाला प्रतीक से कहता है, तुमने अपने ब्लड ग्रुप में ओ लिखा है, क्या सच में तुम्हारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप है? प्रतीक कहता है, हाँ बिल्कुल है। काउंटर वाला कहता है, ठीक है तब तो तुम काफ़ी खास हो। सात्विक कहता है, अच्छा तो आपको बस इतना पूछना था, हम लंगोटिए यार हैं, मुझे भी यह सब पता था, हमने साथ में टेस्ट करवाया था, मुझसे पूछ लेते। वह सात्विक की तरफ वह फॉर्म बढ़ाते हुए कहता है, तुम ज़रा कम बोला करो, जाओ अब वार्डन के पास, वहीं तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सात्विक कहता है, अरे अंकल जी, आप तो गुस्सा हो गए, अगर आपके इस हरकत से मेरा एक भी सामान चोरी हो जाता तो इस हॉस्पिटल की मैं वह हाल करता की। प्रतीक उसे रोकते हुए कहता है, उन्हें छोड़ो और चलो वरना सच में कुछ चोरी हो जाएगा। प्रतीक और सात्विक दोनों सारा डॉक्यूमेंट वर्क पूरा करके आखिरकार अपने हॉस्टल में पहुंच ही गए थे। यह एक ऐसा हॉस्टल था जिसके हर कमरे में 3 लड़के रहते थे, जहां प्रतीक और सात्विक के अलावा भी कोई था। सात्विक कमरे को देखते हुए कहता है, क्या बात है, रूम नंबर 421 मिला है हमें, अगर 420 मिलता तो कसम से मैं यहाँ बवाल कर देता। प्रतीक दरवाजा नॉक करते हुए कहता है, बेकार बातें करना बंद करो और यह पता करो कि सामने वाला दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। सात्विक अपना हाथ दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहता है, लगता है कि सोया हुआ है, अब मैं नॉक करता हूँ, तुम देखकर सीखो प्रतीक आखिर नॉक कैसे करते हैं। सात्विक जोर से अपना हाथ दरवाजे पर मारने के लिए बढ़ाता है, लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है और सात्विक का हाथ खोलने वाले के सीधा नाक के ऊपर लगता है, जिसके बाद एक चीख के साथ अंदर वाला अपना नाक पकड़कर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नाक तोड़ दिया मेरा। प्रतीक कहता है, मेरे ख्याल से यह मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। सात्विक कहता है, प्रतीक मेरे भाई, इतने प्रैक्टिकल मत बनो, अब जाकर देखो कहीं मैंने हमारे रूममेट का नाक तो नहीं तोड़ दिया। प्रतीक उस गिरे हुए लड़के से जाकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वह लड़का कहता है, यह पागल है क्या, मेरा नाक लगभग तोड़ दिया इस हरामी ने, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। सात्विक आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या बोला तूने मुझे, हरामी, एक बार और बोल फिर बताता हूं मैं तुम्हें। वह लड़का भी खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा बेटा तो तू आ जा मैदान में, इसलिए बता देते हैं हम, औकात दिखा देंगे तुमको। दोनों एक दूसरे के तरफ लड़ने के लिए बढ़ने ही वाले थे कि प्रतीक उन्हें रोकते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग, पहले दिन ही लड़ाई करने के लिए तैयार हो, शांत हो जाओ। सात्विक कहता है, देखा नहीं क्या, इसने पहले मुझे हरामी और उसके बाद बेटा कहा, मार दूंगा इसे। प्रतीक काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों को शांत करते हुए कहता है, देखो अब हमें साथ रहना है तो झगड़ा वगैरह मत करो, अच्छा नहीं लगता है ये सब। सात्विक कहता है, समझा दो इसे। वह लड़का कहता है, इसे समझा दो, एक बार सॉरी भी नहीं बोला गलती करके। प्रतीक कहता है, सात्विक तुम्हें सॉरी कहना चाहिए था और तुम्हें भी गाली नहीं देनी चाहिए थी। दोनों कहते हैं, हाँ ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्रतीक उस लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम प्रतीक एंथनी है और मैं तमिलनाडु से आया हूँ। वह लड़का कहता है, मेरा नाम ऋषिकेश है, तुम लोग मुझे ऋषि बुला सकते हो, मैं बिहार से हूँ।
सात्विक एक्साइट होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम लोग ही हो जो बात बात पर मारने के लिए तैयार हो जाते हो। ऋषि कहता है, अच्छा तो तुम हम बिहारियों को ऐसा समझते हो तो तुम गलत हो। मुझे तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा। सात्विक कुछ कहने ही वाला होता है कि प्रतीक रोकते हुए कहता है, क्या यार तुम किसी भी बात को खींचते जा रहे हो, ये भी कोई बात करने जैसी चीज़ है। सात्विक कहता है, मैंने तो बस सुना था इसके बारे में। प्रतीक कहता है, उसने देखा है तो उसके बात को हमें ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, इसलिए अब शांत हो जाओ। ऋषि कहता है, कोई नहीं प्रतीक, मुझे इस सात्विक की नहीं बल्कि आज रात जो होने वाला है उसकी टेंशन है। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, आज रात किस बात की टेंशन? चीजें तो कल से शुरू होने वाली हैं ना। सात्विक कहता है, अरे मैं समझ गया, आज रात सीनियर्स हमारी लेने वाले हैं, है ना? ऋषि कहता है, हाँ सात्विक, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ये सब चीजें जल्दी समझ जाते हो। सात्विक कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे तुम यहाँ कब से हो? ऋषि कहता है, कल से हूँ। कल रात सीनियर्स आए थे यहाँ, उन्होंने हमें धमकाया था कि आज की रात चैन ले लो, कल हम तुम्हारी लेंगे। प्रतीक कहता है, तुम लोगों का मतलब है कि हमारा रैगिंग होने वाला है? बाहर तो बोर्ड पर लिखा हुआ था कि से नो टू रैगिंग। ऋषि कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बस लिखने के लिए है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रतीक कहता है, ये तो गलत है, इसके बारे में हमें कंप्लेन करना चाहिए। ऋषि कहता है, पागल हो गए हो क्या? अगर इनके खिलाफ कुछ किया तो ये हमारी जिंदगी हराम कर देंगे यहाँ, अगर नहीं किया तो सिर्फ एक बार परेशान करेंगे, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना। प्रतीक कहता है, लेकिन फिर भी यह चीज़ सही नहीं है। सात्विक प्रतीक को पकड़ते हुए कहता है, अरे नहीं यार, प्रतीक कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा। अगले दिन सबको इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था। सारा दिन बड़े बड़े लेक्चर्स और अपने कॉलेज की पढ़ाइयों करने के बाद जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो सात्विक बाहर आते हुए कहता है, ये क्या बकवास था यार। प्रतीक कहता है, हाँ इन लोगों ने खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा कम बोलते तो अच्छा रहता। ऋषि कहता है, हाँ सही कह रहे हो प्रतीक। सात्विक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अबे तुम लोगों को मैं ये कह रहा था कि यहाँ लड़कियाँ क्यों नहीं थी, अब ये मत कहना कि यहाँ सिर्फ लड़कों का एडमिशन होता है। टू बी कंटिन्यूड। च5 बाल बाल बचा प्रतीक। ऋषि अजीब नज़रों से सात्विक को देखते हुए कहता है, कसम से तुम बहुत बड़े ठरकी हो। सात्विक कहता है, बकवास बंद कर और मुझे बता कि लड़कियाँ कहाँ गई। ऋषि कहता है, उनका ये बकवास कल ही हो गया, हमारा आज था। सात्विक अपनी दांत पीसते हुए कहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द एक गर्लफ्रेंड बनाना है और उसके आंखों की गहराइयों में खो जाना है। प्रतीक कहता है, क्या यार सात्विक, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अक्सर बड़ी बड़ी बर्बादियों की वजह लड़कियां ही रही हैं, इसलिए उनसे अभी दूर रहने की ज़रूरत है। सात्विक कहता है, ज्ञान मत दे प्रतीक, यही तो उम्र है ये सब करने की। सात्विक ऋषि से कहता है, एक बात बताओ आखिर, कहीं लड़कियों को हमारे साथ नहीं पढ़ाने वाले हैं क्या? अगर ऐसा है तो इस कॉलेज को मैं बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ऋषि कहता है, अरे यार, ऐसा थोड़े ना होता है, कल से तुम्हें लड़कियां मिलेगी लेकिन सिर्फ देखना, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। सात्विक फिर से एक्साइट होते हुए कहता है, ये साला कल कब आएगा? पता नहीं क्यों आज मुझे इतनी बेकरारी क्यों हो रही है कल के लिए। ऋषि कहता है, अभी तो आज रात के बारे में सोचो, सीनियर्स हमारी क्या क्या और कैसे कैसे लेंगे, मुझे तो ये सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है। सात्विक कहता है, कोई बात नहीं। उस दिन रात के वक्त सबको हॉस्टल के हॉल में जमा हो गए थे जहां पहले से सीनियर मौजूद थे। एक टेबल पर बैठा था और बाकी के 3-4 लोग उसे घेर कर खड़े हो गए थे। सात्विक ने प्रतीक को एक लंबे हाइट वाले के पीछे खड़ा किया था ताकि सीनियर उसे देख ना सकें। सात्विक जानता था कि अगर प्रतीक को सीनियर ने पकड़ा तो पक्का वहां काफ़ी बड़ा बवाल हो सकता था। प्रतीक जब अपने अच्छाई का ज्ञान देता तो पक्का सीनियर्स को बुरा लगता और प्रतीक पर जब वे लोग हमला करते या फिर फिजिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो प्रतीक सेल्फ डिफेंस में काफ़ी कुछ कर सकता था। प्रतीक सात्विक से कहता है, हम यहाँ क्यों खड़े हैं, मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सात्विक कहता है, तुम्हें देखना भी नहीं है, चुपचाप यहीं रहो, हिलना भी मत। प्रतीक कहता है, ठीक है अगर ऐसा है तो मुझे बताना क्या हुआ है। सात्विक कहता है, बिल्कुल बताऊंगा, अभी तुम बस यहीं रहो, बिल्कुल भी आवाज़ मत करना। इधर जो टेबल पर बैठा हुआ था वह सारे लोगों को लाइन में लगने के लिए कहता है, जिसके बाद सब अलग अलग लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं। सात्विक प्रतीक के साथ एक हटे कट्टे लड़के के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है ताकि सीनियर की नज़र उसके ऊपर ना पड़े। जब सारे लाइन में खड़े होकर अपने आंखों की नीचे किए हुए खड़े थे तब टेबल के ऊपर बैठा हुआ लड़का नीचे उतरता है और प्रतीक के आगे खड़े हटे कट्टे लड़के से कहता है, तुम जाओ पीछे और उसके पीछे जो खड़ा है ज़रा यहाँ आओ। तो जैसे ही वह लड़का हटता है तो प्रतीक सीधा एक्सपोज हो जाता है। एक सीनियर प्रतीक के पास आता है और उसे कहता है, अपना नाम बताओ। प्रतीक उसके आंखों में आंखें डालकर कहता है, प्रतीक एंथनी। वह सीनियर चिल्लाते हुए कहता है, अपनी आंख नीचे कर।
प्रतीक अपनी आंख नीचे किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला था। शुरू से ही प्रतीक को सिखाया गया था कि अपनी आंखों को नीचे करने का मतलब है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना। प्रतीक के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही बड़ी चीज़ थी जिसे किसी भी कीमत पर प्रतीक गंवा नहीं सकता था। सात्विक मन ही मन बेचैन होते हुए कहता है, ये सही नहीं है। अगर प्रतीक ने पहले ही दिन किसी का हाथ पैर तोड़ दिया या फिर कुछ और खतरनाक कर दिया तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गौर कुछ तो कीजिए। जो सीनियर टेबल से नीचे उतरा था वह भी वहां आ जाता है और प्रतीक से प्यार से कहता है, अपनी आंखें नीचे करो वरना सही नहीं हो तुम्हारे लिए। प्रतीक जिसने कभी भी इसके बारे में सुना तक नहीं था वह भी हद से ज्यादा कंफ्यूज था कि यहाँ हो क्या रहा है। इससे पहले कि प्रतीक कुछ कहता या फिर करता, सात्विक कहता है, सर मैं एक बात कहूँ क्या? वह सात्विक की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम कौन हो? सात्विक कहता है, मेरा नाम है सात्विक रेड्डी, मैं इसका दोस्त हूँ। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन यह अपनी आंख नीचे नहीं करेगा। टेबल से आया हुआ सीनियर अपने बगल में खड़े साथी को देखते हुए कहता है, देखा आयुष, क्या कह रहा है ये? शायद अभी इसे रैगिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। इसे लेकर चलो सामने, आज इसे सब कुछ विस्तार से बताते हैं। आयुष कहता है, सिद्धार्थ भाई सही कह रहे हो। सिद्धार्थ प्रतीक से कहता है, चल अब टेबल के ऊपर खड़ा हो जा। प्रतीक को इसमें कुछ अजीब या खराब नहीं दिखता है इसलिए वह जाकर टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ जाते हुए सात्विक को देखते हुए कहता है, अगली बारी तुम्हारी होगा, तैयार रहो। सात्विक मन ही मन हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो लगता है कि मेरी बारी कभी आएगी ही नहीं। प्रतीक को ले जाकर बहुत ही बड़ी गलती की है। इधर टेबल के पास पहुंचकर सिद्धार्थ कहता है, चलो तुम सब जूनियर्स, सबसे पहले तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूं मैं हूं सिद्धार्थ तनेजा। तुम में से कुछ ऐसे होंगे जो ऐसा समझ रहे होंगे कि यहाँ कहीं कंप्लेन करोगे या फिर कहीं भी कंप्लेन करोगे तो कुछ होगा, तो तुम सब गलत हो। मेरे मामा यानी यहाँ के एमएलए बिस्वास सुराना इस कॉलेज के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, तो बस ये समझ लो कि यह कॉलेज पूरी तरह मेरा ही है। ये सुनकर सात्विक उदास होते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिस्वास सुराना का भांजा, गंदा फंसे हैं हम। प्रतीक मेरे भाई, कुछ उल्टा सीधा मत करना। सब कुछ समझाने के बाद सिद्धार्थ प्रतीक की तरफ देखते हुए कहता है, तो बेटा प्रतीक एंथनी अब अपने कपड़ों को उतारो और नाचना शुरू करो। सात्विक ये सुनते ही कहता है, बस अब और क्या होगा, लुटिया डूब गई। बेटा सिद्धार्थ अब तू गया काम से। ये सुनते ही प्रतीक कुछ कहने ही वाला होता है कि एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है, सिद्धार्थ भाई एंटी रैगिंग स्क्वाड वाले यहाँ आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपकी थोड़ा रुक जाना चाहिए। सिद्धार्थ कहता है, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वह लड़का कहता है, साथ साथ भाभी भी आ रही हैं। एंटी रैगिंग स्क्वाड का नया लीडर उन्हें ही बनाया गया है। आपको ऐसे देखकर तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। सिद्धार्थ कहता है, क्या बात कर रहे हो, समीरा आ रही हैं क्या? वह लड़का कहता है, हाँ भाई, 5 मिनट में पहुंच जाएगी। ये सुनते ही सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, सारे लोग यहाँ से जल्दी से जाओ। अगले 5 मिनट में अगर यहाँ पर कोई भी दिखाई दिया तो समझ लेना कि उसकी खैर नहीं। उसके बाद सिद्धार्थ सात्विक की तरफ देखते हुए कहता है, अपने दोस्त को लेकर जाओ। आज तुम लोग बच गए हो तो उसका यह मतलब बिल्कुल भी मत निकालना कि बच जाओगे। अगले कई साल तुम सबको तो यहीं गुजारना है ना। सिद्धार्थ के इतना कहते ही सारे दौड़ते हुए वहां से गायब हो गए थे। सात्विक भी प्रतीक को लेकर वहां से गायब हो गया था। प्रतीक अंदर आते ही कहता है, ये जो कुछ भी बाहर हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं कंप्लेन करूंगा। ऋषि कहता है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी मत करना वरना तुम्हारा पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अभी करियर सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, उससे करियर का क्या लेना देना है? ऋषि कहता है, देखो प्रतीक बात ऐसी है कि। सात्विक ऋषि को बीच में रोकते हुए कहता है, तुम शांत रहो। प्रतीक को समझाने का मुझे बहुत ही ज्यादा लंबा और चौड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम थोड़ा सा साइड हट जाओ। ऋषि साइड हट जाता है और सात्विक प्रतीक के सामने आते हैं। कहता है, देखो प्रतीक मेरे भाई, यहाँ चीजें ऐसे ही चलती हैं। देखने से लगा था कि समीरा नाम की लड़की उस सिद्धांत की क्रश या फिर गर्लफ्रेंड है, उसी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, वरना पहले तुम्हें और फिर मुझे ये लोग नंगा करवाते। प्रतीक कहता है, वह सब तो ठीक है लेकिन इससे करियर का क्या ने लेना देना, वह तो अपने इतने लंबे का लेक्चर के दौरान एक बार भी नहीं बताया। टू बी कंटिन्यूड। च6 लव एट फर्स्ट साइट। सात्विक कहता है, देखो प्रतीक, वह सिद्धार्थ इस कॉलेज का सब कुछ है। अगर उसने ऐसा कुछ किया कि तुम्हें पास ही नहीं होने दिया तो तुम कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। प्रतीक कहता है, ऐसा थोड़े ना होता है। ऋषि कहता है, ऐसा ही होता है भाई, अब हमें शांत रहने की जरूरत है। सात्विक सही कह रहा है, हम अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो हमारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। प्रतीक भी अब धीरे धीरे ही सही लेकिन समझने लगा था कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा खतरनाक, बेकार और वाहियात है। प्रतीक कहता है, ठीक है मैं अब ध्यान रखूंगा। प्रतीक मन ही मन कहता है, अब मुझे बस एक ही चीज़ करना है और वह है सारे चीज़ों को इग्नोर।
मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये दुनिया इतनी ज़्यादा बुरी है। अगले दिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था सात्विक। सात्विक चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों जल्दी करो, आज पहला क्लास है। मैं लड़कियों को देखने के लिए बेकरार हो रहा हूँ। जल्दी चलो, तुम दोनों कितने ज़्यादा स्लो हो। ऋषि अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, सात्विक अभी 2 घंटे बाकी हैं। इतनी जल्दी जाकर क्या करोगे। सात्विक घड़ी देखते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो, पिछले 3 घंटे से सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा है। प्रतीक कहता है, 3 घंटा नहीं, सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा है। अभी आराम से रहो, 2 घंटे के बाद चलेंगे। सात्विक मुंह लटकाते हुए कहता है, क्या यार, मुझे लड़कियों से मिलना है। यहाँ जन्नत की सारी हूराएं होंगी, कहीं कोई मुझसे पहले ही न उन्हें ले उड़े। ऋषि कहता है, बिल्कुल भी नहीं सात्विक, लड़कियां कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है कि जो पहले पहुंचा उसकी हो गई। सात्विक ऋषि के पास अपना सर ले जाते हुए कहता है, मुझे तो तेरे ही ऊपर शक है, कहीं तू मेरा पत्ता काटना तो नहीं चाहता है। अगर ऐसा है तो सुन ले ऋषि, मैं तुम्हारा पत्ता काट दूंगा इस दुनिया से। ऋषि उसके सर को पीछे करते हुए कहता है, मैं तेरे जैसा ठरकी नहीं हूं, मैं यहाँ अपना करियर बनाने आया हूं, न कि लड़कियों के पीछे। सात्विक ऋषि को देखकर हंसते हुए कहता है, अरे ऋषि, छुपाओ मत, हमको मालूम है कि तुम्हारे अंदर भी मेरे तरह लड़कियों को देखकर वह सब उठता है न, शर्माया मत करो। ऋषि सात्विक को दूर करते हुए कहता है, बकवास बंद कर। आधे घंटे तक ऐसे ही बकवास करने के बाद सात्विक वहां से यह कहते हुए निकल जाता है कि मैं जरा पहले जाकर कुछ नज़ारे लेकर आता हूँ। ऋषि प्रतीक से कहता है, देखो मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, ये खुद तो जाएगा ही और साथ साथ मुझे भी ले जाएगा। प्रतीक कहता है, अरे सात्विक वैसा नहीं है, एक आध बार पीट जाएगा उसके बाद पक्का सुधर जाएगा। ऋषि कहता है, क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूं कि वह आज ही किसी के हाथों पीट जाए, सब चीज़ सही रहेगा। तभी ऋषि के फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आता है, जिसे देखते हुए ऋषि कहता है, चलो भाई, हम सबको जल्दी बुलाया गया है। प्रतीक भी अपना फ़ोन देखता है और कहता है, हाँ चलो चलते हैं। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो सात्विक उन्हें बाहर खड़ा ही मिल जाता है और प्रतीक को देखते हुए कहता है, मैं अंदर आने ही वाला था, लगता है कि कॉलेज मेरे ऊपर मेहरबान हो गया है, अभी से ही मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे ही दोनों आगे जाते हैं तो इन्हें लड़कियों का ग्रुप रोककर अपने पास बुलाती हैं। ये देखकर तो सात्विक की स्माइल पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। सात्विक कहता है, क्या बात है प्रतीक, ऋषि, यहाँ तो लड़कियाँ भी रैगिंग लेती हैं, आगे आगे मैं ही रहूँगा, तुम दोनों पीछे रहना, जो कुछ भी होगा वह सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस करूँगा, न कि तुम दोनों। ऋषि प्रतीक को देखते हुए कहता है, मैं तो कहता हूँ कि इसे यहीं दफना देते हैं कुछ लड़कियों के लाश के साथ, हमें भी चैन मिलेगा और इसके आत्मा को भी। प्रतीक कहता है, ऐसा कुछ सोचना भी मत, जब तक मैं हूँ सात्विक को कुछ नहीं होगा। ऋषि कहता है, अरे भाई तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। न चाहते हुए भी प्रतीक और ऋषि लड़कियों के उस ग्रुप के पास पहुंच गए थे। पास जाकर पता चलता है कि वह लड़कियों का ग्रुप एंटी रैगिंग स्क्वाड ग्रुप था, जिसे समीरा नाम की लड़की लीड करती थी। उसे देखकर ऋषि कहता है, अच्छा हुआ कि यहाँ रैगिंग नहीं होगी। चूंकि सात्विक ही सबसे ज़्यादा आगे था, इसलिए समीरा नाम की वह लड़की उसे ही लीडर समझ लेती हैं और कहती हैं, तुम बताओ, कल रात तुम लोगों के साथ रैगिंग हुई थी क्या। सात्विक जानता था कि अगर उसने यहाँ जोश में आकर हाँ कह दिया तो उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वह कहता है, कुछ भी नहीं हुआ, आपको शायद कोई गलत खबर मिली है। समीरा भी समझती थी कि सात्विक क्या कोई भी फ्रेशर मुंह खोलने वालों में से नहीं है, इसलिए वह कहती हैं, अच्छा ठीक है, अगर कभी कुछ ऐसा हो तो मुझे बताना। सात्विक कहता है, बिल्कुल मैम, मैं आपको ही बताऊंगा, आपके अलावा और किसी को भी नहीं बताऊंगा। सात्विक को एक्साइटेड होते हुए देखकर ऋषि धीरे से प्रतीक को कहता है, मामला बिगड़ने वाला है, कुछ करो वरना। इससे पहले कि ऋषि अपनी बात पूरी कर पाता, प्रतीक आराम से सात्विक को लेकर वहां से खिसक जाता है। वहां से दूर आते हुए सात्विक कहता है, यह क्या किया, मुझे वहां से इतनी जल्दी क्यों ले आए, अभी अभी तो बात शुरू हुई थी। ऋषि सात्विक के सर पर मारते हुए कहता है, इतनी ही जल्दी वे सारी लड़कियां हमें ब्लैकलिस्ट कर देती, तुम यार गलत जगह पर हाथ मार रहे थे, अब शराफत से चलो। उसके बाद खुद के बैच की लड़कियों को देखकर तो सात्विक हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन कहता है, कुछ भी हो लेकिन कोई भी लड़की सीनियर समीरा के टक्कर की नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे सीनियर से प्यार हो गया है, लव एट फर्स्ट साइट। ऋषि प्रतीक से कहता है, कुछ समझाओ इसको, अगर यह उस समीरा के पीछे जाएगा तो सिद्धार्थ हमारी ले लेगा, वह हमारा जीना हराम कर देगा। प्रतीक कहता है, कोई बात नहीं, जो हुआ है वह सही ही हुआ है। ऋषि प्रतीक को शौक वाली नज़रों से देखते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो प्रतीक, रास्ते में कोई सस्ता नशा कर लिया है क्या, दिमाग ठिकाने पर तो है न तुम्हारा। प्रतीक कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि सात्विक की सुई अब सिर्फ एक लड़की पर रुक गई है, अब वह तुम्हें और मुझे हर लड़की को देखकर उसके बारे में बताकर टॉर्चर नहीं करेगा।
ऋषि भी प्रतीक के बातों से एग्री होते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अब उसे एक लड़की के बारे में बता कर हमें टॉर्चर करेगा। ये भूल गए क्या? प्रतीक कहता है, फिर भी वह तो सही ही है न दर्जनों लड़कियों से। ऋषि कहता है, हाँ ये तुम सही कह रहे हो। ऐसे ही 2 महीने बीत जाता है। ऋषि और प्रतीक पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे थे, जबकि सात्विक समीरा के ऊपर। सात्विक की वजह था जिसके वजह से रैगिंग नहीं हुई थी। जब भी सीनियर कुछ करने की कोशिश करता था तो सात्विक समीरा को मैसेज कर देता था। सात्विक समीरा के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि दिन भर और रात भर उसी से बातें करता रहता था। पता नहीं कैसे, लेकिन सात्विक ने समीरा को इम्प्रेस कर दिया था। ये बात कॉलेज में फैल गई थी कि जूनियर ने सीनियर को उड़ा लिया। सात्विक गुड लुकिंग था और जिम करने की वजह से उसकी बॉडी भी अच्छी थी, जिसके वजह से शायद समीरा सात्विक की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। सात्विक प्रतीक और ऋषि को अब परेशान नहीं करता था, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता था उन्हें परेशान करने के लिए। सात्विक प्रतीक से कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि यह गंदा फंस गया है? इसे रोको, इससे पहले कि यह खुद को और अपने करियर को बर्बाद कर ले। प्रतीक जब भी सात्विक को कुछ समझाने जाता था तो सात्विक बस एक ही चीज़ कहता था, बस 5 मिनट प्रतीक, उसके बाद बात करते हैं। प्रतीक ने डिसाइड कर लिया था कि इस संडे को वह सात्विक की मुलाकात फादर से करवाएगा, जो किसी काम के सिलसिले में मुंबई आने वाले थे। संडे आने से पहले सैटरडे नाइट को जब प्रतीक को हल्का हल्का बुखार था और वह आराम कर रहा था, तब उसे सात्विक उठाते हुए कहता है, प्रतीक शर्ट कहाँ रखा है ब्राउन वाला, जल्दी दो मुझे। प्रतीक उठते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? अचानक तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो गए हो? टाइम देखा है, रात के 11 बजने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड। 7 हालत नाजुक हैं। सात्विक प्रतीक की बात सुनकर कहता है, देख भाई तू आराम कर, मुझे बस इतना बता दे कि शर्ट कहाँ रखा है। पहली बार मुझे डेट पर जाने का मौका मिलने वाला है। प्रतीक कहता है, आलमीरा के ऊपर वाले हिस्से में होगा। सात्विक जल्दी से शर्ट निकालता है और पहनते हुए प्रतीक से कहता है, मैं जा रहा हूँ प्रतीक। प्रतीक कहता है, ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना, कल फादर से मिलने जाना है। सात्विक हाँ कहते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे कुछ पैसे निकाले हैं, बाद में दे दूंगा। प्रतीक कहता है, कुछ छोड़ा है कि नहीं? सात्विक हंसते हुए कहता है, सॉरी प्रतीक, लेकिन थोड़ा सा छोड़ दिया है। प्रतीक कहता है, ठीक है ध्यान रखना। ये कहते हुए प्रतीक सो जाता है और सात्विक वहां से निकल जाता है। सात्विक जब डेट के लिए पहुंचता है तो समीरा वहां नहीं आई थी। सात्विक अपना मुंह इधर उधर घुमाता रहता है और मन ही मन कहता है, कब आएगी समीरा? मेरी जिंदगी की पहली डेट। मैं ठीक कपड़े में तो आया हूं ना। समीरा वैसी नहीं है, वह बिल्कुल भी नहीं है जो किसी को कपड़े से जज करे। सात्विक ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से उसे आवाज आती है, समीरा के लिए आए हो क्या जूनियर? जैसे ही सात्विक पीछे देखता है तो कहता है, अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस कैफे के टेबल पर 6 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक सिद्धार्थ था, जबकि दूसरा आयुष था और बाकी के 4 लोग भी उसके क्लासमेट थे जो वहां पर बैठे हुए थे। जब सिद्धार्थ को एक लड़की जो समीरा के दोस्तों में से एक थी उससे पता चलता है कि उसकी क्रश समीरा किसी जूनियर के साथ डेट पर जाने वाली है, तो उसे ऐसा लगा था जैसे कोई भरे बाजार में उसका पैंट उतार दिया हो। सिद्धार्थ अब किसी भी तरह से सात्विक को यह बताना चाहता था कि सीनियर सीनियर होता है जबकि जूनियर जूनियर। सिद्धार्थ सात्विक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चल अब इधर आ जा। सात्विक वहां जाकर सामने खड़ा हो जाता है और अपनी आंख नीचे कर लेता है। सिद्धार्थ अपनी जगह से उठकर सात्विक के बगल में आ जाता है और कहता है, तुझे नहीं पता था क्या कि समीरा मेरी है? वह मेरी जान है, मेरे दिल में बसती है। उसके बाद सात्विक को सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ डेट पर आने की? हरामी जिंदा नहीं रहना चाहता है क्या? सात्विक कितना भी अपने आप को तोप क्यों नहीं समझता था, लेकिन बिना प्रतीक के उसकी पैंट गीली हो जाती थी। जब प्रतीक सात्विक के साथ होता था तब सात्विक अपने आप को ताकतवर समझता था, लेकिन आज वह गलत फंस गया था। समीरा भी अब तक आई नहीं थी, इसलिए सात्विक अभी डर के मारे कांपने लगा था। आयुष उठते हुए कहता है, ये क्या सिद्धार्थ भाई, ये तो अभी से ही कांपने लगा है। पता नहीं आप जब इसे नंगा करके यहाँ दौड़ाएंगे तो इसका क्या होगा? सात्विक काफ़ी कोशिश के बाद कहता है, यह आप सही नहीं कर रहे हैं, समीरा मेरी गर्लफ्रेंड हैं। सिद्धार्थ सात्विक के गर्दन को पकड़ते हुए कहता है, नाम लेकर बुला रहा है हरामी। समीरा मैम बोल वरना गला काट दूंगा। सात्विक इससे पहले कुछ बोल पाता, सिद्धार्थ उसके सर को टेबल पर मारने लगता है और तब तक मारता है जब तक सात्विक का सर फट जाता है और खून नहीं आ जाता। एक दूसरा लड़का अपने हाथ में मौजूद हॉकी स्टिक को दिखाते हुए कहता है, ये क्या सिद्धार्थ भाई, अगर आप अकेले ही इसके साथ सब कुछ कर लेंगे तो हमारे यहाँ आने का इस हॉकी स्टिक के साथ क्या फ़ायदा हुआ? सिद्धार्थ सात्विक के सर को उठाते हुए कहता है, इसके दोनों हाथों और पैरों को तोड़ दो, उसके बाद उसे एहसास होगा कि सीनियर के ऊपर नज़र नहीं डालते हैं। सात्विक का जो सर था वह चोट लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चकरा रहा था। सात्विक इससे पहले कि कुछ कर पाता, सिद्धार्थ कहता है, इंतजार किस बात का है प्रत्यूष, शुरू हो जाओ। सिद्धार्थ के इतना कहते ही प्रत्यूष नाम का वह लड़का हॉकी स्टिक लेते हुए सीधा सात्विक के हाथ के ऊपर मारता है और सात्विक दर्द से करा उठता है।
उसके बाद बाकी के लोग भी सात्विक को मारना शुरू कर देते हैं। सारे लोग हॉकी स्टिक से सात्विक को मारते हुए उसके दोनों हाथ और पैर को तोड़ देते हैं और उसके साथ साथ सात्विक के सर से खून बहता हुआ नजर आ रहा था। सिद्धार्थ सबको साइड करते हुए कहता है, अब जरा मेरी बारी। सिद्धार्थ सात्विक के गर्दन को पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए कहता है, अबे तुझे सब समझ में आया या फिर अभी भी समझाऊं तुझे? सात्विक हंसते हुए कहता है, आने साले सिद्धार्थ, मेरे साथ यह सब करके तूने अपने मौत को न्योता दिया है। हरामजादे, अब तेरी ऐसी हालत होगी कि तू मरने के लिए तरसेगा। सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, सच में? तू किसके दम पर कूद रहा है? टूटे हुए हाथ और पैर के साथ भी तुझमें इतना जिगड़ा है? तुझे जो कोई भी देखने आएगा हम उसकी भी यही हालत करेंगे। सिद्धार्थ सात्विक को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और अपने दोस्तों से कहता है, इसे ऐसे ही छोड़ दो और चलो यहाँ से। तभी आयुष घबराए हुए आवाज में कहता है, सिद्धार्थ भाई, इसका सर। तभी सिद्धार्थ पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसके फेंकने की वजह से सात्विक का सर टेबल के कोने में लगकर अंदर घुस गया था। टेबल का कोना 2 सेंटीमीटर अंदर घुस गया था। ये देखकर सिद्धार्थ की हालत खराब हो गई थी। चूंकि सिद्धार्थ भी डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था इसलिए वह भी समझ रहा था कि ऐसा होने का मतलब था कि सात्विक के जिंदा बचने के चांसेस काफ़ी कम थे। उस कैफ़े में सात्विक का खौफ था और वह कैफ़े अभी पूरी तरह से खाली था, इसलिए कोई बता दे ये हो ही नहीं सकता था। सिद्धार्थ घबरा गया था इसलिए वह कहता है, जल्दी से भागो यहाँ से। उसके बाद वहाँ से सारे लोग ऐसे सात्विक को छोड़कर गायब हो गए थे जैसे वे लोग यहाँ कभी थे ही नहीं। उनके जाने के थोड़ी देर के बाद वहाँ समीरा आती हैं। वह देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी जिसे देखकर कोई भी उसमें खो सकता था। जैसे ही वह कैफ़े के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि सात्विक के शरीर से खून निकल रहा था और वह अपना कॉन्शियसनेस खोने लगा था। उसका सर टेबल के कोने में घुसा हुआ था। ये देखते ही समीरा की आंखें बड़ी की बड़ी हो गई थी। वह दौड़ते हुए सात्विक के पास जाते हुए कहती है, यह आखिर कैसे हो गया? किसने किया ये तुम्हारे साथ? सात्विक अपनी आंख समीरा की तरफ करते हुए कहता है, तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। समीरा कहती है, क्या बोल रहे हो तुम? मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। समीरा जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती हैं और फिर सात्विक से कहती हैं, बस 5 मिनट और उसके बाद एम्बुलेंस आ जाएगी। सात्विक कहता है, मुझे कुछ कहना है तुमसे समीरा। समीरा कहती हैं, तुम बोलो मत, शांत रहो, इससे तुम्हारी हालत और ख़राब हो सकती है। सात्विक कहता है, अगर मैं जिंदा बचा तो ठीक है, लेकिन अगर मैं जिंदा नहीं बच पाया तो याद रखना, मेरे दोस्त प्रतीक से कहना कि वह हमेशा से सही था और मैं गधा। मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी, मैं उसे सॉरी कहना चाहता हूँ। समीरा कहती हैं, पक्का मैं उसे बता दूंगी, लेकिन तुम मरने नहीं वाले हो, इसे तुम ही बताओगे जब तुम ठीक हो जाओगे। सात्विक हंसते हुए कहता है, शायद ही अब ऐसा होगा, फिर भी तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। इससे पहले कि समीरा कुछ कह पाती, एम्बुलेंस आ जाती हैं और सात्विक को वहाँ से ले जाने लगती हैं। समीरा कहती हैं, ये सिद्धार्थ ने किया है ना, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। सात्विक आखिरी बार काफ़ी मुश्किल से कहता है, इसके बारे में प्रतीक को मत बताना। इसके बाद सात्विक बेहोश हो जाता है और एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। इधर प्रतीक का बुखार काफ़ी बढ़ गया था। प्रतीक के अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह खुद से उठ सके। ऋषि भी वहाँ नहीं था इसलिए प्रतीक बस आराम कर सकता था। इधर जब समीरा सात्विक को हॉस्पिटल, जो कोई और नहीं बल्कि सबसे नज़दीक कॉलेज का ही हॉस्पिटल था, वहीं सात्विक को भर्ती किया गया था। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है। सब जानते थे कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि सिद्धार्थ का हाथ है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। ये खबर उड़ते हुए ऋषि के भी पास आती है और वह प्रतीक को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तेज बुखार होने की वजह से प्रतीक को होश तक नहीं था कि वह फ़ोन उठा सके। ऋषि 2-3 बार कॉल करता है लेकिन जब उसे कोई खबर नहीं मिलती तब वह खुद हॉस्टल में आता है और जब दरवाज़ा खोलता है तो प्रतीक किसी लाश की तरह पड़ा हुआ था। जब ऋषि प्रतीक को उठाने के लिए उसका सर छूता है तब उसे एहसास होता है कि प्रतीक की भी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। जब प्रतीक को ऋषि छूता है तब प्रतीक अचानक से उठ जाता है और ऋषि को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, इतनी रात को तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पहले ऋषि चाहता था कि वह प्रतीक को इसके बारे में न बताएं, लेकिन ऋषि जानता था कि प्रतीक के पास परिवार के नाम पर सिर्फ सात्विक ही था। अगर ऋषि प्रतीक को नहीं बताता और सात्विक अपना दम तोड़ देता तो ऋषि को जिंदगी भर इसका अफसोस होता। इसलिए ऋषि कहता है, सात्विक का एक्सीडेंट हो गया है, उसे आईसीयू में रखा गया है, उसकी हालत काफ़ी नाजुक है, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि उसे बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये सुनते ही प्रतीक का सारा बुखार कहाँ चला जाता है उसे भी पता नहीं चलता है। वह सीधा उठते हुए ऋषि के गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या कह रहे हो? सात्विक को कुछ भी नहीं हो सकता है, कहाँ है वह? अपना हाथ पैर मारते हुए ऋषि कहता है, गर्दन छोड़, मेरी जान लेगा क्या? जब प्रतीक को रियलाइज होता है कि उसने ऋषि को किस पोजीशन में लटका रखा है तो वह जल्दी से उसे छोड़ देता है और कहता है, सॉरी ऋषि। कहाँ है सात्विक? कौन से हॉस्पिटल में है? ऋषि कहता है, यहीं है अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में।
प्रतीक अपना फ़ोन निकालता है और फादर को मैसेज करके ये कहता है कि सात्विक का बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जान खतरे में है। प्रतीक स्लीपर में ही ऋषि के साथ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता रहता है। इधर जब ये खबर एमएलए बिस्वास सुराना के पास गई थी तो वह उसी वक्त सिद्धार्थ को एक जगह बुलाते हैं और कहते हैं, यह क्या किया तुमने किसी को लगभग मार दिया है। शुक्र मनाओ कि यहाँ की पुलिस मेरे हाथ में है, इसलिए कोई पुलिस केस नहीं बना, वरना तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाता। सिद्धार्थ कहता है, सॉरी मामा जी, ये गलती से हुआ, मैंने तो बस हाथ पैर तोड़ा था, उसके बाद बस धक्का दिया, जिस वजह से ऐसा हो गया। बिस्वास सुराना, जिनकी उम्र कुछ 60 साल के आसपास थी, वह इस एरिया के बड़े गुंडे में गिने जाते थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद चीज़ों को कंट्रोल में रखते थे। अगर अभी सात्विक की मौत हो जाती तो उसका इमेज खराब हो जाता। बिस्वास सुराना तेज आवाज में कहता है, भगवान से विनती करो कि वह लड़का जिंदा बच जाए, वरना तुम्हारा करियर तो खत्म ही समझो और साथ साथ मेरा भी। टू बी कंटिन्यूड। चैट, हम नाकामयाब रहे। बिस्वास सुराना की बात सुनकर सिद्धार्थ की बोलती पूरी बंद हो गई थी। ये सब हुआ तो गलती से ही था, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला था उसके करियर के ऊपर। बिस्वास सुराना कहते हैं, तुम वह सब छोड़ो और उस लड़की को जाकर समझाओ कि वह अपना मुंह न खोले, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है मामा जी, मैं समीरा को समझा दूंगा। बिस्वास सुराना कहते हैं, अब जाओ यहाँ से और मुझे बताना कि वह लड़का बचा या फिर नहीं। सिद्धार्थ कहता है, जैसा आप कहें मामा जी। उसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से निकल जाता है। इधर प्रतीक ऋषि के साथ वहाँ पहुँच गया था जहाँ सात्विक को रखा गया था। वहां जाने पर प्रतीक को पता चलता है कि सात्विक को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया था और उसका ऑपरेशन शुरू था। वहां कॉलेज के डीन, जो खुद शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक थे, और भी कुछ हाईली एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स सात्विक का इलाज कर रहे थे। सात्विक को जब प्रतीक देखता है तो प्रतीक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रतीक मन ही मन कहता है, मैं आखिर उसके साथ क्यों नहीं गया, मुझे आज ही बुखार क्यों हुआ, किसने ऐसा किया है सात्विक के साथ। तभी प्रतीक की नज़र वहां मौजूद समीरा के ऊपर पड़ती है, जिसके ड्रेस पर अभी भी खून लगा हुआ था। अब तक प्रतीक ने समीरा से एक आध बार ही बातचीत की थी, जो कुछ खास नहीं थी, लेकिन इस बार जब प्रतीक समीरा की तरफ बढ़ता है और जब समीरा प्रतीक के आंखों में देखती है तो उसके शरीर में एक डर महसूस होता है जो अब तक उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। प्रतीक कहता है, ये सब कैसे हुआ, सात्विक की ऐसी हालत कैसे हुई, ये हालत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं है, जरूर कुछ हुआ है, क्या हुआ है बताइए प्लीज़। समीरा इससे पहले कि कुछ कह पाती वहाँ सिद्धार्थ का राइट हैंड आयुष पहुँच गया था और समीरा को वहाँ से लेकर चला गया था। प्रतीक के दिमाग में सात्विक ही घूम रहा था। सात्विक के अलावा प्रतीक के दिमाग में अभी कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने समीरा के चले जाने पर भी कुछ नहीं किया। प्रतीक पूरे 4 घंटे तक वहां बैठा रहता है और इधर आयुष समीरा को लेकर कॉलेज के पास के एक जगह में पहुंच गया था जहां खुद बिस्वास सुराना मौजूद थे। बिस्वास सुराना जानता था कि सिद्धार्थ बहुत ही बड़ा लूजर हैं। वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन किसी लड़की को अपनी बात मनवाना उसके औकात के बाहर था। इसलिए बिस्वास सुराना ने खुद ही यह बेड़ा उठाया था। जब समीरा ने बिस्वास सुराना को देखा था तो वह डर गई थी। बिस्वास सुराना का ऑरा काफ़ी भयानक था। वहाँ सिद्धार्थ भी मौजूद था क्योंकि विक्रांत सुराना ने उसे भी वापस बुला लिया था। बिस्वास सुराना समीरा से कहते हैं, समीरा अरोड़ा, तुम्हें मेरे पीछे खड़ा यह इंसान दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 2 को अभी अभी रेप केस से बेल मिला है। हो सकता है कि इनका अगला टारगेट तुम हो जाओ। ये सुनते ही सिद्धार्थ कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं मामा। बिस्वास सुराना कहता है, बकवास बंद करो सिद्धार्थ, जब तक बोलने के लिए नहीं कहा जाए तब तक अपना मुंह मत खोलो। बिस्वास सुराना का खौफ सिद्धार्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए वह चुप हो गया था। समीरा समझ गई थी कि यह सब सात्विक को लेकर ही हो रहा है। बिस्वास सुराना कहते हैं, चूंकि मेरे पास आज वक्त ज़्यादा नहीं है, इसलिए बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुमने सिद्धार्थ के खिलाफ अपना मुंह खोला तो उसके बाद अगले दिन तुम्हें तुम्हारे खानदान वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। बिस्वास सुराना की यह धमकी बहुत ही ज़्यादा गहरा ठेस पहुंचा चुकी थी समीरा के अंदर। समीरा एक सीधी साधी और सिंपल फैमिली से आती थी। उसकी फैमिली पुलिस के नाम से डर जाती थी और यहाँ तो धमकी एमएलए ने दी थी। समीरा कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगी। बिस्वास सुराना कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपना मुंह कहीं खोला तो तुम उसके बाद किसी लायक नहीं बचोगी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बिस्वास सुराना ये कहने के बाद वहाँ से अपने काफिले के साथ निकल जाते हैं। समीरा से सिद्धार्थ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन समीरा वहाँ से निकल जाती हैं। सिद्धार्थ अगर समीरा की साइड ले लेता तो उसके मामा का साथ खत्म हो जाता, और अगर मामा का साथ देता तो समीरा उसे छोड़ जाती। सिद्धार्थ जानता था कि उसके लिए सबसे ज़्यादा कुछ मैटर करता है तो वह है उसके मामा का साथ। अपने मामा के नाम पर सिद्धार्थ ने इतनी ज़्यादा दुश्मनी मोल ली थी कि अगर उसके मामा का हाथ उसके ऊपर से हट जाता तो उसकी ऐसी हालत होती कि वह भी सात्विक के बगल में लेट जाता। इसलिए वह डिसाइड करता है कि समीरा गई भाड़ में, उसके मामा ही उसके लिए सब कुछ है। इधर प्रतीक का इंतजार खत्म हो जाता है और डीन बाहर आते हुए सीधा प्रतीक के पास आते हैं और कहते हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
सात्विक अब खतरे से बिल्कुल बाहर हैं, उसकी जान बच चुकी है। प्रतीक ये सुनकर एक राहत की सांस लेता है और कहता है, थैंक्स सर, आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। डीन कहते हैं, अपने आप को मजबूत बनाओ बच्चे, आगे भी जब तुम ऐसे किसी हालात का सामना करोगे जहां तुम्हें खुद ऐसी सर्जरी करनी पड़ेगी तो तुम ऐसे कमज़ोर नहीं हो सकते। प्रतीक कहता है, जी सर। डीन वहां से चले जाते हैं और सात्विक के बारे में बाकी डॉक्टर्स कहते हैं, उसे 1 दिन से ज़्यादा लगेगा होश में आने में। प्रतीक पूरे 1 दिन तक वही भूखा प्यासा बैठा रहता है जब तक सात्विक को होश नहीं आता है। तब तक फादर भी वहां आ गए थे। उन्होंने प्रतीक को खाने के लिए कहा था, लेकिन प्रतीक बस एक ही चीज़ कहता था, अगर मेरे यहाँ से जाते ही सात्विक को होश आ गया तो। जब सात्विक को होश आता है तो वह सबसे पहले प्रतीक का नाम लेता है। प्रतीक जल्दी से अंदर जाता है और साथ साथ फादर भी। फादर जब अंदर जाते हैं तो सात्विक उन्हें देखते हुए कहता है, क्या बात है फादर, आज आप काफ़ी जवान नजर आ रहे हैं, नहा कर आए हैं क्या? फादर हंसते हुए कहते हैं, तुम सुधरोगे नहीं। सात्विक एक स्माइल देता है और कहता है, तुम सही थे प्रतीक मेरे भाई, लड़कियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। वह मुझे यहाँ लेकर आई थी, लगता है कि तुम पूरी तरह से सही नहीं थे। कुछ लड़कियाँ ठीक भी होती है। शायद ये हमारी आखिरी बातचीत है। सच कहो तो मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। प्रतीक कहता है, क्या बोल रहे हो, तुम अब ठीक होने वाले हो, जल्द हम। इससे पहले कि प्रतीक अपनी बात पूरी कर पाता, मशीन की लाइन सीधी हो जाती है। प्रतीक के मुंह से शब्द निकलने बंद हो जाते हैं और डॉक्टर की एक टीम जल्दी से अंदर जाती है और सात्विक को शॉक देने लगती है। प्रतीक को फादर और ऋषि दोनों बाहर लेकर आते हैं। आधे घंटे के बाद डीन जब बाहर आते हैं तो उनके चेहरे को देखकर फादर और ऋषि समझ गए थे कि अंदर कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। डीन कहते हैं, हम सात्विक को बचाने में नाकामयाब रहे। प्रतीक कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं आप, कुछ भी मत कहिए, सात्विक मर नहीं सकता है। प्रतीक जल्दी से अंदर जाता है और जब डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तब डीन उन्हें रोक देते हैं, जिसके बाद प्रतीक अंदर जाता है और सात्विक जो वहां मरा पड़ा था उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे भाई उठ जाओ, ये सोने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। देखो तुम जो चाहोगे वह होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहूँगा, उठ जाओ मेरे भाई। फादर प्रतीक के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं, सात्विक इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, अब वह कभी भी नहीं उठेगा। प्रतीक भी समझ गया था, लेकिन उसका दिल यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि सात्विक अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्रतीक के आंखों से आंसू आ गए थे और लगातार बहते ही जा रहे थे। प्रतीक फादर से गले लगकर रो रहा था। सात्विक के अंतिम संस्कार में प्रतीक जाता है। ये वह दिन था जब हद से ज़्यादा बारिश हो रही थी। यह बारिश इतनी तेज थी कि जो गड्ढा सात्विक के कॉफिन के लिए खोदा गया था वह बारिश के पानी से भर गया था। प्रतीक की आंसू अब बारिश के पानी में मिल गई थी। जब सारे लोग यहाँ तक कि फादर भी वहाँ से चले गए थे तब उस कब्रिस्तान में प्रतीक सात्विक के कब्र के सामने बैठ गया था। प्रतीक कहता है, तुमने मुझे सालों पहले बताया था कि तुम एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहाँ सारे लोग सही काम करें। सात्विक मेरे भाई, वादा करता हूँ तुमसे, जल्द इस दुनिया को तो नहीं लेकिन इस शहर को मैं जरूर तुम्हारे उस दुनिया की तरह बनाऊंगा जैसा तुमने सपने में देखा था। प्रतीक आसमान में देखते हुए कहता है, चिंता मत कर मेरे भाई, इस दुनिया को मैं एक मौका जरूर दूंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हें इंसाफ दिलाने। अगर सच में इस देश का कानून तुम्हें इंसाफ दे सकता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर इस देश का कानून तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पाएगा तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जो कभी ना मैं और न तुम चाहते थे। प्रतीक हंसते हुए आखिरी बार सात्विक के कब्र को देखता है और कहता है, मेरे भाई, जल्द आऊंगा मैं वापस। प्रतीक की यह हंसी इतनी ज़्यादा भयानक थी कि किसी की भी रूह कांप सकती थी। सात्विक के मौत ने प्रतीक के अंदर इमोशनली कुछ ऐसे बदलाव किए थे जो नहीं होने चाहिए थे। प्रतीक इस भारी रात के गुजरने के बाद सुबह सुबह ही सीधा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। वहां जाते ही प्रतीक कहता है, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। वहां का हवलदार कहता है, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है, किस चीज़ की रिपोर्ट लिखवानी है, चोरी हुआ है तो क्या चोरी हुआ है? प्रतीक कहता है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, मेरे दोस्त को कुछ लोगों ने मार मार कर जान से मार डाला है, मुझे कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। वह हवलदार कहता है, ठीक है नाम बताओ। प्रतीक कहता है, इसके पीछे जिसका हाथ है उसका नाम है सिद्धार्थ तनेजा और उसके अलावा भी उसके दोस्त हैं जैसे कि आयुष और प्रत्यूष। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मेरे दोस्त को मारा, हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। वह हवलदार सब कुछ लिखता है और प्रतीक से साइन करवाने के बाद कहता है, तुम इससे कभी पलटोगे तो नहीं ना? प्रतीक कहता है, बिल्कुल भी नहीं, बस आप वादा कीजिए कि आप मेरे दोस्त को दिलाएगा इंसाफ। हवलदार हाँ कहता है और प्रतीक को आश्वासन देता है और कहता है, एक बार हमारे इंस्पेक्टर साहब आ जाए तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रतीक वहाँ से निकल जाता है ये सोचकर कि पुलिस वाले जल्द अपना काम करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रतीक वहाँ से जाता है तो वह हवलदार उस फर के कॉपी को सीधा फाड़ कर डस्टबिन में डाल देता है और कहता है, अरे ज़रा एमएलए बिस्वास सर को कॉल लगाना। तो एक दूसरा हवलदार कॉल लगाता है और बिस्वास सुराना का सेक्रेटरी उसका फ़ोन उठाता है और फिर बिस्वास सुराना को देता है।
वह हवलदार कहता है, मैं हवलदार मनोज राम बोल रहा हूँ। पहचाना एमएलए साहब? विश्वास सुराना कहता है, बिल्कुल पहचाना। मेरे रहमो करम पर भी तो तुम जिंदा हो। बताओ कैसे याद किया, कोई जरूरी काम है क्या? टू बी कंटिन्यूड। चेन्नई, अब मैं इंसाफ करूंगा। विश्वास सुराना की बात सुनकर वह हवलदार कहता है, बात ऐसी है एमएलए साहब की, एक लड़का आया था उस मरे हुए लड़के की कंप्लेन लिखाने जिसके बारे में आपने हमें बताया था। कोई प्रतीक एंथनी था। विश्वास सुराना कहते हैं, का क्या किया तुमने? वह हवलदार कहता है, जैसा हमेशा करते हैं एमएलए साहब, उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया है। अब आगे क्या करना है? विश्वास सुराना कहते हैं, उसे पुराने तरीके से देख लो। हवलदार कहता है, आप चिंता मत कीजिए एमएलए साहब, उसकी हम इतनी कुटाई करेंगे कि वह लड़का जो मारा गया है वह इस प्रतीक के दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगा। विश्वास सुराना हंसते हुए कहते हैं, मनोज हवलदार, तुम्हारे घर पर तुम्हारा इनाम पहुंच जाएगा। मनोज हंसते हुए कहता है, आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे। विश्वास सुराना फोन काटते हुए एक नकली फ़र्क करता है जिसमें उसने प्रतीक को ड्रग रैकेट में जोड़कर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा दिया था। जब वहां का इंस्पेक्टर वहां आते हैं और उसे देखते हैं तो सबसे पहले प्रतीक को अरेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। इंस्पेक्टर को ड्रग्स बेचने वालों से काफ़ी नफरत थी क्योंकि उसका भाई ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मारा गया था। इस वजह से इंस्पेक्टर ने ये देखते ही प्रतीक को अरेस्ट करने के लिए तुरंत निकल जाता है। प्रतीक को तो कॉलेज पहुंचने तक का मौका नहीं मिलता है और रास्ते से ही उसे उठा लिया जाता है। इससे पहले कि प्रतीक अपने सफाई में कुछ कह पाता, इंस्पेक्टर उसे तुरंत भयानक तरीके से 2 थप्पड़ लगाते हुए कहता है, इंसानियत के दुश्मन ड्रग्स बेचता है। तुझे पता भी है कि इसका क्या रिजल्ट होता है? मासूम लोग तेरे वजह से मारे जाते हैं या फिर खुद को खत्म कर लेते हैं जब उनके पास पैसा खत्म हो जाता है। वह इंस्पेक्टर प्रतीक को कुछ भी बोलने का मौका देता ही नहीं है। वह बस प्रतीक को सुनाता रहता है और उसे पुलिस जीप में बैठाकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते भर वह प्रतीक को सिर्फ गालियां ही देता रहता है। उसके बाद जब प्रतीक को वहां पुलिस स्टेशन में पहुंचाया जाता है तब वह इंस्पेक्टर सीधा प्रतीक को सेल के अंदर ठूस देता है और डंडा लेने के लिए पहुंच जाता है। प्रतीक कहता है, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? आप लोगों को तो उसे पकड़ना था जिसने मेरे दोस्त को मारा था। मैंने यहाँ कंप्लेन भी लिखवाई है, आप चाहे तो उन हवलदार से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर जब अपना डंडा प्रतीक के ऊपर चलाने ही वाला था कि वह ये सुनकर रुक जाता है। वह हवलदार की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये सही कह रहा है? इसने कोई कंप्लेन लिखवाई थी क्या? हवलदार मनोज कहता है, बिल्कुल भी नहीं सर, इसे तो आज पहली बार देखा है जब आप लेकर आए हैं। ये सुनकर प्रतीक के पैरों के तले धरती खिसक गई थी। प्रतीक कहता है, मैंने फल लिखवाई थी, आप देख लीजिए। वह हवलदार झूठ बोल रहा है। मनोज खुद वहां फल रजिस्टर लाता है और कहता है, देख लीजिए सर, इसका इसमें कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। अभी के अभी ड्रग रैकेट वाले ने जब अपना मुंह खोला तो इसका नाम लिया। प्रतीक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। प्रतीक बाकी के लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, आप लोग बताइए, मैंने यहाँ आकर रिपोर्ट लिखवाई थी ना? आप लोगों ने तो देखा ही होगा, अभी कुछ घंटे पहले की बात है। एक साथ सारे लोगों ने ना कर दिया था। उसके बाद प्रतीक बिल्कुल खामोश हो गया था। प्रतीक समझ गया था कि सारे हवलदार एक दूसरे से मिले हुए हैं सिवाय इस इंस्पेक्टर के जो प्रतीक की तरफ काफ़ी गुस्से से बढ़ रहा था। वह इंस्पेक्टर अपने वर्दी के ऊपर के 3 बटन खोलता है और अपने एक हाथ में मजबूती से डंडा पकड़ता है और प्रतीक के पास आते हुए कहता है, साले झूठ बोलता है। ये कहते हुए वह प्रतीक के ऊपर डंडे की बरसात करने लगता है। प्रतीक को वह इंस्पेक्टर मारता जा रहा था लेकिन प्रतीक के मुंह से उफ तक नहीं निकल रहा था। प्रतीक ने बाहरी दुनिया का वह चेहरा देखा था जिससे आज तक वह अनजान था। प्रतीक मार खाते खाते उस मनोज नाम के हवलदार को देखता जा रहा था। प्रतीक को इंस्पेक्टर अपनी पूरी ताकत से मारता रहता है लेकिन प्रतीक सिर्फ मनोज को ही देखता रहता है जैसे उसे डंडे से नहीं बल्कि रुई से मारा जा रहा हो। प्रतीक की अपने ऊपर ऐसी खतरनाक नज़र देखकर एक पल के लिए मनोज के अंदर खौफ जमा हो गया था। मनोज का दिल तेजी से धड़कता जा रहा था। जिस बेरहमी से प्रतीक उसे देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह बस देखने भर से मनोज को जान से मार डालेगा। इंस्पेक्टर जब मारते मारते थक जाता है तब वह प्रतीक के आंखों में अपनी आंखें डालता है जिससे इस इंस्पेक्टर का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता है और वह अपना बैलेंस खोते हुए दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। इंस्पेक्टर अब तक अपनी जिंदगी में किसी ऐसे से नहीं मिला था जो इतना ज़्यादा ढीठ था जिसके ऊपर इतने मार का कोई असर नहीं हुआ था। प्रतीक बिना किसी इमोशन से कहता है, मेरे पास इतना अधिकार है कि मैं किसी को एक कॉल कर सकता हूं ताकि वह यहां आ सके। चूंकि वह इंस्पेक्टर काफ़ी ज़्यादा थक गया था इसलिए वह प्रतीक को लैंडलाइन के पास जाने की इजाज़त देता है। प्रतीक सीधा फादर को कॉल करता है जो अब कुछ और दिन मुंबई में रुकने वाले थे। प्रतीक फादर को पूरी बात नहीं बताता है, बस इतना ही कहता है उसे किसी गलतफहमी की वजह से अरेस्ट किया गया है। फादर पुलिस स्टेशन का नाम पूछते हुए कहते हैं, तुम बस थोड़ा इंतजार करो मेरे बच्चे, मैं आ रहा हूँ। प्रतीक बात करते हुए इंस्पेक्टर को देखते हुए कहता है, आपका मन भर गया है क्या? अगर और भी कोई भड़ास निकालना है तो निकाल सकते हैं।
प्रतीक के बातों को और आंख को देखकर इंस्पेक्टर को पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही थी कि प्रतीक को पकड़कर उससे कोई गलती हुई है। वह प्रतीक को पकड़ता है और सीधा रिमांड रूम में लेकर जाता है जहां पहले से ही कोई बुरी हालत में पड़ा हुआ था। ये वही ड्रग पेडलर था जिसने जब टॉर्चर होने के बाद अपना मुंह खोला था तब उसने प्रतीक नाम लिया था। उसे हवलदार मनोज ने खुद से आगे एंथनी लगाकर प्रतीक को उसमें फंसा दिया था। वहां जाते ही इंस्पेक्टर वहां मौजूद एक हवलदार से कहता है, इसे उठाओ। वह हवलदार उसके मुंह पर पानी मारता है और वह उठ जाता है और इंस्पेक्टर को देखते हुए कहता है, क्या साहब, आप तो पसीने से तड़बतर हो चुके हैं, लगता है कि कोई मेरे जैसा ढीठ मिला है। इंस्पेक्टर प्रतीक को आगे करते हुए कहता है, इसे तो तुम पहचानते ही होगे। वह ड्रग पेडलर अपना चेहरा थोड़ा आगे करते हुए प्रतीक को देखता है और कहता है, ये कौन है? इंस्पेक्टर कहता है, अभी अभी तुमने जिन लोगों का नाम लिया था, यह उनमें से एक है, प्रतीक एंथनी। वह ड्रग पेडलर हंसते हुए कहता है, इंस्पेक्टर साहब, दिमागी संतुलन खराब हो गया या फिर याददाश्त कमजोर हो गई है? मैंने प्रदीप कहा था ना कि प्रतीक। इतना टॉर्चर मुझे किया है लेकिन याददाश्त आप लोगों की खराब होने लगी है। कमाल की बात है। इंस्पेक्टर प्रतीक को लेकर बाहर आता है और उसकी हथकड़ी खोलते हुए कहता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमसे एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है। उसने प्रदीप कहा था और हमारे हवलदार ने प्रतीक लिख दिया। प्रतीक कहता है, इंस्पेक्टर आयुष्मान राणा, आगे से अपने पर्सनल फीलिंग पर थोड़ा सा काबू रखना, क्या पता अगला मेरी तरह मार ना खाए। प्रतीक अपना कपड़ा पहनता है और सीधा हवलदार मनोज के पास जाते हुए कहता है, कहाँ है वह फ़ जो कि मैंने लिखवाई थी? मनोज कहता है, क्या बोल रहे हो? कौन सा फ़? यहाँ कोई फ़ नहीं लिखवाया था तुमने। प्रतीक कुछ नहीं कहता है और मैं वहाँ से जाने लगता है तभी वहाँ फादर एक लॉयर के साथ आ जाते हैं। वह प्रतीक को देखते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? प्रतीक कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए फादर, यहाँ एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई थी। प्रतीक फादर के साथ जाते हुए उन्हें हर एक चीज़ बताता है। तब फादर कहते हैं, ये सब तो होना ही था, कानून सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, हमारे जैसों को कोई इंसाफ मिल जाए तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लॉयर वहीं पुलिस स्टेशन में किसी वजह से रुक गया था, इसलिए फादर और प्रतीक दोनों आराम से गाड़ी में बात कर रहे थे। प्रतीक उस जगह तक पहुंचने तक बिल्कुल शांत रहता है। इधर हवलदार मनोज एमएलए बिस्वास सुराना को कॉल करने के बारे में सोचता है लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है और अगर उसने एमएलए को इस बारे में बताया तो उसकी जान खतरे में आ सकती है, इसलिए वह बस चुपचाप ही रहता है। हवलदार मनोज से बस इतनी ही गलती हो गई थी कि वह उस ड्रग पेडलर को यह बताना भूल गया था कि उसे उस इंसान को पहचान लेना है जिसे इंस्पेक्टर लेकर अंदर आएगा। मनोज मन ही मन कहता है, मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि राणा सर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। उन्होंने उस लड़के को मारने के बजाय पहचान करने के लिए क्यों गए? ड्रग का नाम सुनकर ही वह पागल हो जाते हैं। एमएलए साहब को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना मेरी जान भी जा सकती है, उन्हें पता ही नहीं चलने दूंगा। इधर प्रतीक फादर के साथ उनके रूम के अंदर जाता है जहां फादर कहते हैं, प्रतीक मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि सात्विक तुम्हारे लिए क्या था, कानून उसे इंसाफ नहीं दिला सकता है, तुम अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। प्रतीक कहता है, आप चिंता मत कीजिए, अब कानून नहीं बल्कि मेरे भाई सात्विक को मैं खुद इंसाफ दिलाऊंगा, सिर्फ सात्विक को ही नहीं बल्कि उन सबको जो उसकी तरह हैं। फादर कहते हैं, यह क्या कह रहे हो प्रतीक? प्रतीक फादर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं उन सबको भी उससे भी भयानक मौत दूंगा जैसे सात्विक मरा है। फादर कहते हैं, यह क्या कह रहे हो प्रतीक? तुम्हें मैंने यही सिखाया है क्या? तुम खूनी बनना चाहते हो? ऐसा कुछ अपने दिमाग से निकाल दो। प्रतीक कहता है, आपने ही तो कहा था कि इतिहास ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि लोगों को कैसे बदला जाता है। पहला तो उन्हें प्यार से बदलना चाहिए, जो बाहरी दुनिया को देखकर मैं समझ गया हूं कि वह पॉसिबल नहीं है, और दूसरा, फादर प्रतीक की बात को बीच में रोक कर कहते हैं, डर से लोगों को बदलना। प्रतीक कहता है, जल्द ये शहर उस डर से काम उठेगा जो मेरे नाम का होगा, उसके बाद कोई क्राइम करने से पहले हज़ारों बार सोचेगा। इस दुनिया ने जब मुझे मजबूर कर ही दिया है तो आपने मुझे जो कुछ भी आज तक सिखाया है उन सब का इस्तेमाल करूंगा। फादर प्रतीक को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी खूनी बनना नहीं सिखाया है। प्रतीक कहता है, आपको वह दिन याद है जब हमें आयुषी मिली थी हमारे चर्च के अंदर? भूले तो नहीं ही होगे आप? फादर जो अब तक गुस्सा थे वह बिल्कुल शांत हो गए थे। वह उस दिन को याद करते हुए बिल्कुल शांत हो गए थे। वह हल्के से कहते हैं, उस दिन को कैसे भूल सकता हूं मैं? वह दिन एक काला धब्बा था मेरी जिंदगी में, उसे भूलना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 6 महीने। आयुषी उन लोगों में से थी जो प्रतीक और सात्विक से पहले से ही अनाथ आश्रम में रहा करती थी। वह दोनों से 3 साल बड़ी थी और काफ़ी दयालु हुआ करती थी। जब वह 18 साल की थी तब अनाथ आश्रम के रिनोवेशन में आए लोगों ने उसका चर्च के अंदर रेप कर दिया था और वहां से भाग गए थे। उस दिन गॉड के सामने ये कुकर्म किया गया था लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया था। वे सारे लोग भाग गए थे। पुलिस भी बस नाटक करती रही लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाए। आयुषी ने हॉस्पिटल से कूदकर सुसाइड कर लिया था।
यह एक ऐसा हादसा था जिसने फादर के दिल में एक ऐसा घाव दे दिया था जो चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए लेकिन भरने वाला नहीं था। प्रतीक ने उस दिन पहली बार इंसानों की हैवानियत देखी थी। उस दिन से ही प्रतीक समझ गया था कि आगे ये बेरहम दुनिया उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूर कर देगी कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए जो वह आज तक कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। आखिरकार आज सात्विक के मौत और पुलिस स्टेशन में हुए चीज़ों को देखने के बाद प्रतीक समझ गया था कि वह दिन आ गया है जब वह अपने उस कदम को उठाए जो उसे काफ़ी पहले उठा लेना चाहिए था। प्रतीक सोच में पड़े हुए फादर से कहता है, अब आप बताइए फादर, क्या आप चाहते हैं कि ऐसा ही हम सब के साथ होता रहे? ये लोग हम अनाथों को इंसान नहीं समझते हैं। आप ही बताए, अगर कानून हमारी मदद नहीं करेगा तो हमें खुद ही हमारी मदद करनी पड़ेगी। प्रतीक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, या फिर आप चाहते हैं कि हर कोई आयुषी की तरह अपनी जान देता रहे? फादर कहते हैं, तुम सही हो प्रतीक, बिल्कुल सही हो, तुम्हें जो सही लगे वह करो, लेकिन आज से पूरे 6 महीने के बाद। प्रतीक कहता है, ऐसा क्यों फादर? फादर प्रतीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं कि एक क्रिमिनल बनने से पहले तुम 6 महीने तक सात्विक के आत्मा के शांति के लिए कुछ मत करो। जैसे तुम जीते थे वैसे जियो, सात्विक के लिए, उसके बाद तुम पूरी तरह से आज़ाद हो गए। प्रतीक फादर को अपना भगवान मानता था, इसलिए वह उनके बातों को टाल नहीं सकता था। प्रतीक कहता है, आप चिंता मत कीजिए फादर, अगले 6 महीने तक मैं किसी के ऊपर हाथ तक नहीं उठाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं एक एक का हिसाब करूंगा। जिस दिन 6 महीने पूरे होंगे उसी दिन मैं अपने भाई जैसे दोस्त सात्विक के कब्र पर वापस आऊंगा। प्रतीक वहां से जाते हुए कहता है, आपके नाम को कभी मैं खराब नहीं होने दूंगा। कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको मेरे बारे में पता था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। फादर कहते हैं, प्रतीक मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना, शायद जब हम आखिरी बार मिले तो तुम वह मासूम प्रतीक न रहो जिसका दिल काफ़ी नाजुक था। प्रतीक पीछे मुड़कर एक बार देखता है और वहां से निकल जाता है। फादर समझ गए थे कि उन्होंने प्रतीक एंथनी नाम के एक ऐसे राक्षस को बाहर छोड़ दिया है जो 6 महीने के बाद एक ऐसा तूफान लाएगा जिससे पूरा मुंबई दहल जाएगा। फादर गॉड से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे गॉड, अपने अपने बच्चे के साथ क्या किया? प्रतीक को आपके ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन वह एक अच्छा और साफ दिल वाला लड़का था। आज यहाँ से जाते वक्त उसकी अच्छाई यहीं रह गई और उसकी नफरत और राक्षस जो हर एक इंसान के अंदर होता है वह बाहर गया है। अपने बच्चों की रक्षा करना। चूंकि फादर के पास रुकने का ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए वह वहां से वापस अनाथ आश्रम के लिए निकल गए थे। फादर ने प्रतीक को मार्शल आर्ट और अच्छी बातें सिखाई थी, उसमें से अच्छी बातें सात्विक अपने मौत के साथ ले गया था, लेकिन मार्शल आर्ट का अब वह इस्तेमाल होने वाला था जैसे सदियों से नहीं हुआ था। फादर पूरे प्लेन में यही सोचते रहते हैं कि प्रतीक को उन्होंने 6 महीने तक तो रोक दिया, लेकिन उसके बाद प्रतीक क्या करेगा? फादर के अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि प्रतीक इन 6 महीनों में बदला भूल जाएगा और फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फादर के अंदर बस यह इकलौती उम्मीद बची हुई थी। फादर को यह नहीं पता था कि प्रतीक के पास बस सात्विक ही था जिसे उसने खो दिया था। जब हमारे पास इकलौती चीज़ रहे और जब हम उसे खो देते हैं तब दिल के अंदर एक ऐसा घाव बन जाता है जो 6 महीने क्या 6 सालों तक भी भरता नहीं है। 6 महीने के बाद, इन 6 महीनों में सिद्धार्थ एक बार फिर से अपने पुराने अवतार में आ गया था। चूंकि अब एक और बैच आ चुका था, इसलिए अब उसका प्रतीक और उसके बैच से ध्यान हटके नए आए लड़कों के ऊपर आ गया था। वह सात्विक के मौत के बाद 2 महीने तक बिल्कुल शांत था, लेकिन अब पूरी तरह से अपने पुराने अवतार में आ गया था। नए आए बच्चों ने जब ये सुना था कि सिद्धार्थ किसी को जान से मारने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत है तो सारे लोग खौफ के मारे उससे आंखें भी नहीं मिलाते थे। इन 6 महीनों में सारे लोग सात्विक को भूल चुके थे। सात्विक के जगह पर अब ध्रुव और ऋषि का नया रूममेट आ चुका था जिसका नाम था संकेत। वह छत्तीसगढ़ से आया था और पहले वह बाहर रहा करता था, लेकिन जब वह वापस हॉस्टल लेने आया तो उसे सात्विक को जगह दी गई। प्रतीक को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। इतने वक्त में प्रतीक बिल्कुल शांत हो गया था। उसे देखकर कोई भी यह कह सकता ही नहीं था कि प्रतीक 6 महीने पहले इतना गम में था कि वह एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन अब वह एक नॉर्मल इंसान की तरह हंसता खेलता था। जब प्रतीक और उसके रूममेट्स के सारे क्लास और काम खत्म हो जाते हैं और वे अपने रूम में लौटते हैं तभी संकेत कहता है, एक बात बताओ ऋषि, यहाँ कैलेंडर में आज के दिन को शकिल करके क्यों रखा है? आज कोई स्पेशल दिन है क्या? किसी का बर्थडे है क्या? ऋषि भी उस डेट को देखता है और कहता है, मुझे नहीं मालूम। प्रतीक से पूछता हूँ। ऋषि अपने जूते उतार रहे प्रतीक से कहता है, ये कैलेंडर पर तुमने आज के दिन को शकिल बनाया है क्या? कोई जरूरी काम था क्या आज? प्रतीक कहता है, पता नहीं, लगता है कि खरीदने वाले ने ही पहले से लगाया होगा, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। संकेत कहता है, ओह मुझे लगा कि आज कोई स्पेशल दिन है। ऋषि कहता है, तुझे एक बात पता है, एक नई आई जूनियर लड़की मुझे पसंद आ गई है। क्या दिखती है मैं तो बता ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर शब्द ही नहीं है उसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। संकेत कहता है, अरे यार, तुमने तो मिलवाया ही नहीं। ऋषि कहता है, अभी मुझे तो मिल लेने दे, उसके बाद तुझे भी मिलवाऊंगा। 4 घंटे तक दोनों ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। उसके बाद ऋषि की नज़र प्रतीक के ऊपर पड़ती है जो अपने कपड़े बदलकर वापस जूते पहन रहा था।
ऋषि प्रतीक से कहता है, क्या हुआ प्रतीक, इतनी रात को जूते पहन रहे हो? 10 बज रहे हैं, मैं तो सोने जा रहा हूँ और तुम कहीं जा रहे हो क्या? प्रतीक कहता है, हाँ जरा एक काम आ गया है, वहाँ जाना जरूरी है। मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने वाला हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है उससे मिले हुए। उसने मुझे बुलाया है तो जाना पड़ेगा। 4-5 घंटे में आ जाऊँगा मैं। ऋषि कहता है, उस वक्त दरवाज़ा संकेत खोलेगा। संकेत कहता है, पहले वादा कर कि उस लड़की से तू मुझे मिलवाएगा। ऋषि कहता है, जरूर मिलवाएगा। संकेत हंसते हुए कहता है, तब तो जरूर खोल दूंगा। ये सुनने के बाद प्रतीक वहां से निकल जाता है। जब रात के 12 बजने में 2 मिनट कम रहता है तब कब्रिस्तान में एक इंसान कदम रखता है। हर तरफ सन्नाटे में इंसान के किसी के चलने की आवाज़ बहुत ही तेजी से आ रही थी। जब हवा भी इस इंसान से टकरा रही थी तो एक अलग ही आवाज़ निकाल रही थी। वह इंसान एक कब्र के पास आकर रुक जाता है जिसके ऊपर सात्विक लिखा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि प्रतीक ही था। प्रतीक वक्त देखता है और पूरे 2 मिनट के लिए अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़कर और अपनी आंखें बंद करके मौन धारण करता है, और जब वक्त 12 बजे के बाद का हो जाता है तब प्रतीक की आंखें खुल जाती है। आंखें खुलते ही प्रतीक सबसे पहले सात्विक के कब्र की तरफ देखते हुए कहता है, आज मास्टर के दिए हुए 6 महीने खत्म हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए 6 महीने तक शांत रहने के लिए कहा था। अब मेरे भाई, तेरा ये यार तेरा इंसाफ करेगा। अगर तेरी आत्मा अभी भी यहाँ है तो एक बात समझ ले, तू जल्द ही आज़ाद हो जाएगा मेरे भाई। प्रतीक कब्र के ऊपर फूल रखता है और कहता है, जब कभी भी आज के बाद मैं किसी का इंसाफ करूंगा तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। हो सकता है कि कभी न भी आऊं, लेकिन किसी को भी मारने से पहले तुझे याद जरूर करूंगा। प्रतीक कब्र से जब बाहर आ रहा था तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे देखकर एक राहत भरी मुस्कान दे रहा है। प्रतीक जल्दी से पीछे मुड़ता है लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई देता है। प्रतीक एक लंबी सांस लेते हुए वहां से निकल जाता है। हॉस्टल के अंदर समीरा, जिसे अब सिंगल रूम अलॉट कर दिया गया था, वह जब सो रही थी तब उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वह अपने सामने किसी को खड़ा पाती है। अंधेरे के अंदर एक हटे कट्टे आदमी को खड़ा देखकर तो समीरा के मुंह से जोर से चीख निकल जाती है, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ था ताकि उसके अंदर रहने वालों को कोई खास दिक्कत न हो। कमरे से आवाज़ बाहर नहीं गई थी, लेकिन अंदर तो समीरा डर के मारे कांपने लगी थी और उसके पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। समीरा को तो ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि सारे खिड़की दरवाजे बंद होने के बाद भी कोई कैसे अंदर आ गया था और उसके बेड के सामने ही खड़ा था। जब काफ़ी देर तक वह खड़ा आदमी कुछ नहीं करता है तब समीरा की स्थिति थोड़ी सी अच्छी होती है। जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है वहाँ का लाइट जल जाता है और समीरा एक बार फिर से डर के मारे पीछे हट जाती हैं। तभी उसके सामने खड़ा आदमी उसे अच्छी तरह से दिखने लगता है, जिसने अपने मुंह के ऊपर रुमाल बांधा हुआ था और हाथ में ग्लव्स भी पहना हुआ था। समीरा उसे देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और यहाँ आए कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी समीरा की नज़र बालकनी के खुले हुए दरवाजे पर पड़ती है। तब उसे एहसास होता है कि प्रतीक आखिर अंदर आया, तो फिर आया कैसे? प्रतीक कहता है, तुम सात्विक को जानती थी? समीरा कंफ्यूज होते हुए कहती है, कौन सात्विक? मैं किसी सात्विक को नहीं जानती हूँ, इस नाम को मैंने पहली बार सुना है। ये सुनकर प्रतीक का दिल फिर से टूट गया था। जिसकी वजह से सात्विक की मौत हुई थी उसी ने सात्विक को भुला दिया था। प्रतीक अपने चेहरे के ऊपर लगाया हुआ मास्क हटाता है और कहता है, मुझे भी पहचानती हो या फिर नहीं? टू बी कंटिन्यूड। आप हमारे चैनल सूर्या सिंह पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके ज्वाइन कर ले ताकि हमारे अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।